ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ एथिक्स देख रहे थे। बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा इसके साथ अगर हम इसी तरह चलते रहे। तो मैं कुछ कंसेप्ट्स में ले जाना चाहूंगा आपको कि भारत को समझने के लिए अंग्रेजों ने किन किन सिद्धांतों का सहारा लिया, कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिसके माध्यम से उन्होंने इंडिया को समझा और उसका प्रभाव हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष पे पड़ा। क्योंकि वो एथिक्स का पार्ट तो नहीं है, लेकिन यूं कहें कि विचारधाराओं का पार्ट है। आइडियोलॉजीज कौन कौन सी थी। आप लोग पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में देखोगे कि स्वतंत्रता संघर्ष में जो हिस्सा ले रहे थे वे सारे लोग अंग्रेजी भाषा जानते थे और अधिकांश लोग ब्रिटेन में पढ़े हुए थे और कानून के जानकार थे। देखा जाए तो स्वतंत्रता संघर्ष कैसे लड़ना है, स्वतंत्रता कैसे हासिल करनी है, ये अंग्रेज खुद सिखा रहे थे। आप स्वतंत्रता संघर्ष का नेचर देखोगे, फ्रीडम स्ट्रगल का, तो एक तो जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सबके सब एलिट क्लास से आते हैं, सारे एलिट क्लास से आते हैं और अंग्रेजी पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी भाषा में, और अंग्रेजों के कानून को भी जानते हैं और अंग्रेजों को भी जानते हैं। अधिकांश लोग अंग्रेजों के साथ रहे हैं, या तो उनके साथ पढ़े हैं या उनके साथ रहे हैं। देखा जाए तो अंग्रेज ही बता रहे हैं अपनी भाषा में कि आपको क्रांति कैसे करनी है या आपको अधिकार कैसे हासिल करने हैं। असर जो जिन चीजों का पड़ रहा है थोड़ी सी वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर पड़ रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, रशियन रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, औद्योगिक क्रांति का। पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, इंडस्ट्री 1.0 जो पहली इंडस्ट्री थी, यानी स्टीम इंजन की शुरुआत, पावर की शुरुआत, स्टीम इंजन की शुरुआत, उससे एकदम से दुनिया बदली और उसका असर भारत पे भी हुआ। तो इसका मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इसलिए एक विचारधारा आती है ओरिएंटलिज्म, यानी प्राच्य विज्ञान, पूर्व का ज्ञान। तो अधिकांश जो गवर्नर जनरल थे वो ओरिएंटलिस्ट थे, भारत की धर्म संस्कृति और भारत को समझने वाले लोग थे। हमारे यहाँ के नागरिक क्या सोचते हैं, भारत में धर्म कैसा है, संस्कृति कैसी है, इस बात को वो जानते हैं, तभी यहाँ अच्छे से शासन भी कर पाते हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति को नहीं जानेंगे तो भारत की संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर बैठेंगे तो निकाल फेंक के बाहर कर दिए जाएंगे। 1857 की क्रांति में हुआ था। इसलिए बेंटिक जब सती प्रथा का अंत करते हैं तो एकदम से नहीं कर देते, पहले वो राजा राम मोहन राय को तैयार करते हैं। और राजा राम मोहन राय जब खुद ब्राह्मण होते हुए शास्त्रों का अध्ययन करके शास्त्रों के हिसाब से जब वो समझाते हैं सबको कि शास्त्रों के हिसाब से भी किसी स्त्री की हत्या ठीक नहीं है, तब बेंटिक हाथ डालते हैं। नहीं तो इससे पहले भी सती प्रथा का अंत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ताकत के बल पे करना चाहता था। कोई भी सती प्रथा का अंत किसके माध्यम से करना चाहते थे? ताकत के बल पे, पुलिस के बल पे, कानून के बल पे। उससे नहीं हो सकता। तो लोगों को समझो, इसीलिए सिविल सर्विसेज में आप सबको एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के लिए कहा जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को प्रमोट भी, इस बार का टॉपर भी एंथ्रोपोलॉजी से। मैं जब अपना एग्जाम देता था तब शुरू के अटेम्प्ट में मेरा जोलॉजी और बॉटनी था, लेकिन बाद में मेरा जोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी था। मेरा खुद का सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी रहा। 2 सब्जेक्ट होते थे पहले, तो मैंने उसको पढ़ा है, मैं उस चीज को समझता हूं।
कि हर एडमिनिस्ट्रेटर को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे तो जिन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन आप करने के लिए जा रहे हो उनकी संस्कृति अगर आप नहीं जानते। हम 3 साल पहले बिरसा मुंडा के हमारे आर्टिकल आपको डाल रहे थे और लेक्चर डाल रहे थे, 3 साल पहले के हम 2017, 18, 19। इस बार आप देख रहे थे कि शासन उसके पीछे पड़ा था और भगवान बनाने पे तुला था बिरसा को, जबकि ये कतई नहीं मानते थे ऐसा कुछ। ना ही कभी बीजेपी ने ना कांग्रेस ने कभी इस तरह के आयोजन किए, लेकिन हमारा लेक्चर तो उतना प्रभावी था और हम तो उस लेक्चर को पहले दे रहे थे, हमने ग्रुप में डाला भी था, आपने अगर जुड़े हो तो उसमें वीडियो देखा होगा। और कितने अच्छे से हमने बिरसा के बारे में बताया। क्यों बताया? हमको मालूम है कि जिन लोगों के ऊपर आप शासन करने जा रहे हो उन लोगों के लिए वो भगवान है, तो आपको भी भगवान मान के उनके बीच में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको वोट नहीं देंगे या प्रशासन में सहयोग नहीं करेंगे। बात समझ में आई ना? हम गायत्री परिवार में जाते थे और अगर हम कहीं कथा कर रहे हैं या गुरुजी की बात कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, दीप यज्ञ कर रहे हैं, और हमको लगता है कि इस गांव के अधिकांश लोग हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान मंदिर है, तो हम सबसे पहले भगवान हनुमान जी की जय ऐसा बोल करके शुरू करते थे और फिर उन्हीं की कथा से बात शुरू करते थे उन्हीं लोगों के बीच में, फिर वो बात को ध्यान से सुनते, फिर अपनी गायत्री परिवार की बात बताते थे। तो ये तरीका ही होता है कि जो लोग जिस तरह के हैं उन लोगों में उसी तरह, यही तो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव विज्ञान, और उसी को वो ओरिएंटलिज्म कहते थे, अंग्रेज ओरिएंटलिज्म। आप शासन करने के लिए तो ब्रिटेन में एक सब्जेक्ट ही चलता था, वहां की यूनिवर्सिटीज तो खैर उस समय में उस लेवल की नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी जो है वो तो स्तर ज्यादा है। लेकिन यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को है कि तुम अगर अपना करियर इंडिया में देखते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी में जाना चाहते हो, तो अभी से इंडिया के साहित्य को पढ़ो, जानो वहां के लोग कैसे हैं। वहां एक वर्ग है ब्राह्मण, जनेऊ पहनता है, रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ हैं, वहां पर महिलाओं के साथ धार्मिक व्यवहार ऐसा होता है, धर्म के आधार पर इतने विभाजन हैं। मुसलमान जो हैं वो कुरान को मानते हैं, तुम कुरान के बारे में जानते हो कुछ? कुरान के बारे में कुछ चीजें जानो, गीता के बारे में जानो, वेद क्या चीजें ये जानो। ये सब चीजें वहां के बच्चों, आप कहोगे भारत के बच्चे पढ़ रहे नहीं, हो सकता भारत के बच्चे उस समय में नहीं पढ़ रहे हो उतना, लेकिन वो जरूर पढ़ रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि हमको वहां। इसलिए मोदी जब भोपाल आ रहे होंगे ना, वनवासी दिवस क्या था वो, जनजाति दिवस बनाया उन्होंने, है ना, तो वो आ रहे होंगे, उससे पहले 3 दिन से नोट्स पहुंच गए होंगे उनके पास बिरसा मुंडा के सारे कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं है, कौन सी लाइन बोलना है, बल्कि टीचर ही पहुंच गए होंगे 4-5 वहां समझाने वाले कि ये क्या है मतलब और वहां क्या मैटर है। क्योंकि आप जहां जा रहे हो वहां कौन सा सम्मेलन है और वहां लोग कौन आ रहे हैं और किनको बुलाया गया है, तो उनमें बोलना क्या है। तो जहां पे आपको जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जा रहा है, तो आप भारत में अगर आप गवर्नर जनरल बन रहे हो, भारत में यदि आप वायसराय बन रहे हो, तो आपको भारत के बारे में जानकारी। एनी बेसेंट आयरलैंड के थे और वो ये सब पढ़ते पढ़ते देखते देखते इंप्रेस हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी बना ली, उसका हिस्सा हो गई थियोसॉफिकल सोसाइटी का। तो कई लोग जो है प्राच्य भाषा एवं इंप्रेस हो गए तो वो कांग्रेस की स्थापना में सहयोगी हो गए। वेडरबर्न ऐसे हो गए तो वेडरबर्न कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यूले को आप देखो तो ढेरों ब्रिटिश लोग ऐसे थे जो ये सब चीजें पढ़ते पढ़ते हिंदुत्व की तरफ आकर्षित हो गए, भारत के प्रति आकर्षित हो गए। उनको लगा कि हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी संस्कृति नहीं है, यहाँ का कल्चर तो बहुत अच्छा है। और वो भारतीयों से भी ज्यादा उन्होंने योगदान दिया स्वतंत्रता संघर्ष में भी। CF एंड्रूज गांधी के सहयोगी थे, गांधी के फ्रेंड थे, उनको दीन मित्र कहा जाता था। उनका नाम दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, दीन मित्र। दीन मतलब दीन दुखियों के दोस्त, पुअर लोगों के फ्रेंड, गरीब लोगों के दोस्त। तो गरीब लोगों के दोस्त इधर ऐसे लोग कैसे बन जाते हैं, यानी कि पश्चिम से आते हैं, वेस्ट से आते हैं, और पूर्व के लोगों के दोस्त कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो प्राच्य विज्ञान को पढ़ के आते, ओरिएंटलिज्म को पढ़ के आते। तो क्या ये उनके एथिक्स का हिस्सा नहीं हो जाता? हो जाता है ना, हो जाता है। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से ये सब एथिक्स की चीजें, तो न केवल हम ही हमारे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, हमारे आर्ष साहित्य को पढ़ रहे हैं, बल्कि जो हमारे ऊपर शासन करना चाहते थे वो भी स्टडी करके आते थे। बेंटिक ने बहुत अच्छे से स्टडी की थी, तभी तो राजा राम मोहन राय को समझ पाते थे। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी जानते थे, इसलिए बेंटिक को अच्छे से समझा पाते थे, और वो कानून भी समझते थे, उन्होंने कानून भी पढ़ा था।
और वो बताते भी थे कि देखिए ऐसा है, विवेकानंद अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े होते तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को नहीं समझा पाते। दयानंद सरस्वती अगर नहीं होते उस तरह से, हालांकि उन्होंने कहा कि स्वदेश होना चाहिए, स्वभाषा होनी चाहिए, लेकिन दयानंद सरस्वती ने सारे एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाए, एंग्लो कॉलेज बनाए। डीएवी कॉलेज जितने भी हैं, जितने भी डीएवी कॉलेज हैं, डीएवी स्कूल्स हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और यही सर सैयद अहमद खान ने किया था, अलीगढ़ मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो कॉलेज। अलीगढ़ आंदोलन पूरा का पूरा अंग्रेजी भाषा, तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराओ मुसलमानों को। मदरसों में केवल कुरान वुरान पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल मदरसों की पढ़ाई से तुम जो है विकास नहीं कर पाओगे। इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीजें पढ़ो, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करो। यही अलीगढ़ आंदोलन था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसलिए स्थापना की गई, उसका बाद में नाम हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मुसलमान भी चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ें, और अंग्रेज भी चाहते थे कि हम भारतीय ज्ञान को समझें। हेनरी विवियन डेरोजियो को देखो, उसने यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। तो चाहे हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन हो, चाहे हमारा स्वतंत्रता संघर्ष हो, इन सब पे इन लोगों की छाप है, और इन्हीं लोगों से जुड़े हुए लोग ही सक्रिय थे स्वतंत्रता संघर्ष। अब जिन जिन के हमने आपको बताए थे कि कितने प्रकार का राष्ट्रवाद है, तो हमने कहा था एक राष्ट्रवाद वो है जो स्वामी विवेकानंद लेके चलते हैं, और वो है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। लेकिन वो कहां से निकल करके आते हैं? अंग्रेजी भाषा से निकल के आते हैं। दादा भाई नौरोजी अंग्रेजी भाषा से निकल करके आते हैं। महात्मा गांधी खुद अंग्रेजी भाषा से निकल के आते हैं। भगत सिंह की क्रांति पूरी की पूरी अंग्रेजी भाषा पे टिकी हुई है। अंग्रेजी में किताबें पढ़ते थे भगत सिंह, है ना। भगत सिंह यूं तो आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, संस्कृत तो उतनी ही जानते थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा में पढ़े हुए थे। इंग्लिश मीडियम के थे, उनके अधिकांश नोट्स वगैरह सब इंग्लिश मीडियम के थे, या फिर पंजाबी भाषा में थे, रीजनल लैंग्वेज थी। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक खुद, आम्बेडकर खुद इंग्लिश में पढ़े हुए थे। चाहे वो दलित आंदोलन चला रहे हों, चाहे वो महिलाओं के लिए काम कर रहे हों, चाहे वो संस्कृति के लिए काम कर रहे हों, चाहे हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हों, चाहे राजनीति के लिए काम कर रहे हों, चाहे भारत के इकोनॉमिक स्टेटस को सुधारने के लिए काम कर रहे हों, जितने भी लोग हैं, खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, सब अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग। सरोजनी नायडू ट्रांसलेटर थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। सरोजनी नायडू एकमात्र महिला होकर के सब जगह आगे क्यों रहते थे? क्योंकि अंग्रेजी भाषा। सारे नेताओं में, कांग्रेस में वरिष्ठतम पदों पे पहुंचना और कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंचना और ट्रांसलेट करना और लैंग्वेज जाना और अखबार के संपादन करना और पत्र पत्रिकाएं निकालना, ये सब किसका काम था? अंग्रेजी भाषा का। तो इंग्लिश मीडियम अभी यूपीएससी में ज्यादा वो चलता है, तो लोग कहते हैं कि ये अभी नहीं है, ये बहुत 200 साल पुराना इतिहास है इसका, इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम बहुत पुराना है, पहले भी वही सक्सेस हो रहा था 200 साल पहले भी जो इंग्लिश मीडियम में था। तो क्या कर लेना चाहिए? नहीं, तो हम लोग उठा ही नहीं पाए अपने मीडियम को, उतना कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीडियम था ये। भारत में खुद में आप एक जैसा कम्युनिकेशन मीडियम नहीं स्थापित कर सकते। तमिलनाडु का आदमी हिंदी नहीं समझेगा, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग मराठी के अलावा जानते नहीं, हिंदी को नहीं जानते, आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। तो भारत में नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करने के लिए आपको इंग्लिश पे जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे इलाके हैं हमारे देश के, क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको आप अभी बिना इंग्लिश के आप जोड़ ही नहीं सकते। तो आपको अगर भारतीय होने की भावना लेके आनी है तो इंग्लिश के माध्यम से आती है, क्रिकेट के माध्यम से आती है। धर्म से भी ज्यादा क्रिकेट जोड़ता है हमको। हिंदू उतना अच्छे से नहीं जोड़ पाता हमको जितना क्रिकेट जोड़ लेता है। क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी, उसकी कमेंट्री सबको समझ में आती है, पूरे देश में समझ में आती है, और इंडियन होने का भाव आता है उससे, जबकि धर्म से नहीं आता, जाति से नहीं आता, कास्ट से भी ऊपर पड़ी चीज है क्रिकेट। अगर आपको इंडियन होने का सबसे अच्छा आभास करना हो तो स्टेडियम में चले जाइए और भारतीय सपोर्टर के बीच जाके खड़े हो जाइए, आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडियन हो। 15 अगस्त 26 जनवरी से भी ज्यादा भाव आएगा। और एक जब चौका लगता है, एक छक्का लगता है, तो उसके साथ जो आवाजें उठती है और जो ऐसे शाउट आप कभी लाल किला और इंडिया गेट पे नहीं देखोगे। खुद इंडिया गेट पे वो चीज एहसास नहीं होती जो आपको इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलती है या विकेट लेती है तब आपको महसूस होता है।
और ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में है, ये पाकिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है, नेपाल, बांग्लादेश, ये सभी जगह होता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की विशेषता है कि हमारे यहाँ सब में यही भाव। तो ये देखो, ये सच्चाई है। अगर आप कुछ आप राजनीतिक रूप से सोचते हैं तो आप जो है आपके साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है जो आप फील्ड में देखते हो, महसूस करते हो। और ये क्रिकेट कहां से आया? अंग्रेजों से आया। खुद आपको जो इंडियन होने का एहसास कराता है वो अंग्रेजों ने दिया। उस समय में आपको जो बताता है कि अंग्रेज बाहरी हैं, और आपको जो लोकतंत्र सिखाते हैं कि अंग्रेजों से हमको अधिकार मिलना चाहिए और हम मनुष्य हैं, ये बात सिखाने के लिए भी अंग्रेजी जानकार लोग आपके बीच में आते हैं और बोलते हैं कि मैंने पढ़ा है मैग्ना कार्टा, मैंने पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मैंने पढ़ी है वेस्ट की किताबें, मैंने पढ़ा है कार्ल मार्क्स को। वो समानता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं। तो ये आप किस लैंग्वेज में पढ़ के आए? इंग्लिश में पढ़ के आए। थिंकर्स कौन थे? इंग्लिश थिंकर्स थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी मीडियम, बांग्ला था उनका, लेकिन अंग्रेजी उनको आती थी और अच्छे से उनका कम्युनिकेशन होता था। वो अंग्रेजों से उनका घर भरा पड़ा रहता था। अंग्रेज आते थे उनके घर पे, पार्टियां होती थी उनके घर में, पूरा विलायत वाला माहौल था, इंग्लैंड जैसा माहौल था रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ। रॉयल फैमिली थी। लैंड होल्डर सोसाइटी जब बनती है, आप पढ़िएगा इतिहास में, जितने भी नाम टर्मिनोलॉजी के ले रहा हूं, इन सब में 4-4, 5-5 लाइन नोट्स बनाना है आपको, तब आपको समझ में आएगी चीजें। जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन चीजों को समझिए। अब इसी में से एथिक्स भी निकालना है। तो वाकई में हमारे एथिक्स जो है, अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत हम चाणक्य को लेते हैं, इनको लेते हैं, लेकिन तो क्या हमारा कुछ नहीं था? नहीं था। हम लोगों के पास भी था। हम लोगों ने यूनान के साथ कंपटीशन किया है चाणक्य के समय। मौर्य साम्राज्य का जो हमारे यहाँ था, मेगस्थनीज, और वो जब आप पढ़ते हो तो यूनानी जो प्लेटो, अरस्तु और सोक्रेटिस और वो सब जो आप पढ़ते हो, अगर उनकी विचारधाराएं आप पढ़ोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा वो चाणक्य और उनके उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और उसमें आपको मिलेगी। अब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया ने कॉपी किया है यूनान को, ग्रीक लोगों को, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये ग्रीक लोगों ने कॉपी किया है इंडिया को, क्योंकि हमारे जो गॉड और गॉडेसेस हैं और उनके जो गॉड और गॉडेसेस हैं और स्कल्पचर है और तमाम प्रकार की चीजें हैं। जब हम बोलते हैं गांधार मूर्ति कला, तो गांधार मूर्ति कला पे हम बोलते हैं ना कि ये पूरा का पूरा उसका प्रभाव है। किसका? ग्रीक और यूनान, उसका रोमन। तो उसमें रोमन इम्पैक्ट भी है और ग्रीक इम्पैक्ट भी, और हमको उसका ऋणी होना चाहिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संस्कृति को उसका ऋणी होना चाहिए। किसका? ग्रीक का और रोमन का, क्योंकि हमने वहां से कॉपी किया है। तो हमने कॉपी किया है या उनने कॉपी किया है, ये तो एक अलग चीज है, ये तो एक विवाद का विषय है। हम ये नहीं कह सकते अभी कुछ भी इस बारे में। अभी हम यहाँ कोई डिसीजन नहीं ले रहे कि कौन ने किसने कॉपी किया, ना इसको हेलेनिस्टिक वाले में हम अभी उसको विवाद में नहीं ले जाना चाहते। लेकिन वहां से आपका तो मूल जो हमारे ग्रंथ थे, वो मूल ग्रंथ थे वेद उपनिषद। वेद उपनिषद। और जब हम एपिक में जाते हैं, महाभारत है, तो वहां से हम लोगों ने गीता निकाली। देखिए, रामायण और महाभारत जो थी वो कहानियां थी और लंबी चौड़े एपिक हैं, महाकाव्य हैं और संस्कृत भाषा में थे। लेकिन उसमें से जो भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं, उसको इंटेलेक्चुअल लोगों ने अलग निकाल लिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत काम की चीज है जीवन में। तो जीवन में काम आने वाली चीजें 3 इंपॉर्टेंट मानी गई हैं, वेद, उपनिषद और उसके अलावा ब्रह्मसूत्र, जो हम वेदांत की बात करते हैं, ब्रह्मसूत्र। तो वेदांत के 3 हिस्से मैंने आपको पहले भी बताया। और गुप्त काल जब आया, और मैंने आपको बताया मनुस्मृति के बाद, पहली शताब्दी के बाद में भारत में जाति व्यवस्था आने लगी और वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और वो जाति प्रथा में बदल गई। वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा में बदल गई। पहले वो इंटरचेंजेबल थी, और जब वैदिक व्यवस्था में, वैदिक सभ्यता में कुरीतियां आने लगी। वैदिक सभ्यता जो थी उसमें
बीच में कोई मीडिएटर नहीं थे, पुजारी टाइप, पंडित, ब्राह्मण, ये कोई मीडिएटर के तौर पे नहीं थे वैदिक सभ्यता में। सीधा संबंध था लोगों का ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ सीधा संबंध। और अधिकांश प्रकृति पूजा है, मूर्ति पूजा नहीं है। वेदों में कहीं पर भी मूर्तियों का कोई स्थान नहीं है, मंदिर नहीं बनाए गए, ऐसे कोई स्थान नहीं बनाए गए, ऐसे कोई संस्थान नहीं बनाए गए जहां कोई मीडिएटर, बिचौलिया बैठ करके आपसे पैसे वसूल करेगा दक्षिणा के रूप में और आपको उनसे मिलवाएगा, उनसे भेंट कराएगा, परिचय कराएगा। वैदिक सभ्यता में ये कुछ भी नहीं था। चारों वेदों में कहीं कोई झंझट नहीं है। अथर्ववेद में जाकर के थोड़ी सी आती है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में तो जब भगवान बुद्ध को और भगवान महावीर को ये लगता है कि ये वेद गड़बड़ हो गए हैं, इनमें बिचौलिए घुसाए हैं और इन्होंने इसमें अपनी अकल लगानी शुरू कर दी है, तो उन्होंने विरोध शुरू किया और उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म बना डाले। हिंदू धर्म से ही निकल करके हिंदू धर्म का ही विरोध करने वाले दो धर्म बन गए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म बन गए। और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि ये जो आपकी परंपराएं आपने नई नई डाली हैं, ये बिल्कुल गलत है, आपने तो भटक गए हो, आप तो अपने ओरिजिनल मार्ग से ही भटक गए। उसमें क्या बताया गया था, उसमें क्या 1000 साल तक इसमें बहुत भ्रांतियां आ गई, क्योंकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो सक्सेस होने लगे। बौद्ध धर्म तो बहुत ही सक्सेस हुआ, आपको पता है, अशोक के समय में पूरी दुनिया में फैल गया। लेकिन हिंदू धर्म तो फैल नहीं पाया, जैन धर्म भी नहीं फैल पाया, क्योंकि वो अपनी कठोरता के कारण उसने ज्यादा कठोर रास्ता अपनाया, तो वो नहीं फैल पाया। तो हिंदू धर्म में पहली शताब्दी में, मनुस्मृति के बाद में सबसे ज्यादा घोटाला शुरू हुआ। अब इसको स्कैम कहेंगे एक तरह से, हिंदू धर्म स्कैम ठीक है, क्योंकि मनुस्मृति ने कठोरता स्थापित करना शुरू कर दी। उसने कहा नहीं, अब जो बन गया वो बन गया, जो पैदा हो गया ब्राह्मण के रूप में वो ब्राह्मण रहेगा, और जो शूद्र के रूप में पैदा हुआ वो शूद्र रहेगा, और स्त्री के रूप में कोई पैदा हुआ तो बस वो स्त्री से उसका स्थान ऊंचा नहीं हो सकता, यानी वो पुरुषों के बराबर कभी नहीं आ सकता। और शूद्र जो है वो अपना ऊंचा स्थान हासिल नहीं कर सकता, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो ऊंचा स्थान हासिल करे। तो ये तो बहुत खतरनाक, रिजिड हो गया, वो तो रिजिड हो गया, तो उसका विरोध भी शुरू हुआ। और उसी के साथ मंदिर और पुजारी और ये और धर्म ग्रंथों को इतना पवित्र बता देना कि अगर इसका अपमान किया तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी या तुमको दंड में देगा राजा। तो जो हिंदू राजा थे वो ज्यादा कठोर दंड देने लगे। और तो यहीं से उसको वैदिक धर्म के बजाय क्या शब्द यूज करते हैं, हिंदू धर्म। जब वैदिक धर्म आपका लुप्त प्राय हो जाता है, हालत खराब हो जाती है, उसकी दाल पे बिल्कुल वैदिक धर्म बिल्कुल घटिया जब हो जाता है, तब उसका नाम पड़ जाता है एक तरह से हिंदू धर्म। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म में कंफ्यूज मत होइएगा। कई लोग उसी को बना देते हैं कि नहीं ये हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का प्रिकर्सर है, निकला वहीं से वो वैदिक धर्म से। तो वैदिक धर्म से तो ये भी निकले हैं, फिर तो जैन भी निकले, बौद्ध भी निकले, सब निकले वहीं से हैं, एक ही धारा है। इसलिए आप देखते हो कि जो शंकराचार्य आते हैं पहली बार, आदि गुरु शंकराचार्य, वो उन सारे चीजों को हटा देते हैं। बोले ये सब पोंगापंथी जो बीच में तैयार हुई है, ये सब गड़बड़, ये जो विकृत हो गया स्थिति, इसको हम नकारते हैं। हम केवल 3 चीजों की बात करते हैं, गीता की, उपनिषद की और ब्रह्मसूत्र की, और हम वेदांत की स्थापना करें और एकेश्वरवाद की बात करेंगे। उन्होंने कहा अद्वैतवाद। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, शंकर ने, शंकराचार्य आपके कोर्स में एथिक्स वाले पेपर में देखोगे तो शंकराचार्य कोर्स में दिया हुआ, चिंतक में। तो शंकराचार्य को क्यों दिया गया, क्योंकि शंकराचार्य वो पहले 7वीं शताब्दी में केरल से निकले और आदि गुरु शंकराचार्य ने मठों की स्थापना की और उन्होंने हुंकार भरी कि नहीं, अद्वैत, दूसरा कोई है ही नहीं, वही सबका मालिक है, जो साईं बाबा बोलते हैं और तमाम जो हम बात करते हैं, या ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जो गांधी रटवाते हैं, वही बात तो शंकर कह रहे हैं। और यही बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर तो अपने आप ही हो जाए। शंकर पहले सेक्युलर लीडर है, शंकर पहले संत हैं जो सेक्युलर हैं। क्योंकि अद्वैत कह दोगे कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो धर्मनिरपेक्ष ही हो गया ना फिर तो, क्योंकि तो आप तो किसी दूसरा किसी को मानने को ही तैयार है ना। अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब दूसरा है ही नहीं, सब एक ही है। वो कहेगा कि मैं मुसलमान हूं, नहीं तुम मुसलमान नहीं, हम सब एक हैं। जो हम सब एक हैं, जो नारा लगाते हैं ना, एकता, यूनिटी, इंटीग्रिटी की जो हम बात करते हैं, एकता और अखंडता, जो हमारे प्रस्तावना में देखते हो आप, भाईचारा, फ्रेटर्निटी,
ये सारी चीजें जो प्रियम्बल देखते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, ये शंकराचार्य का दिया हुआ है। देखो आप आदि गुरु शंकराचार्य क्या बोलते हैं। तो इसको कहेंगे हम जागरण काल, हिंदू धर्म का जागरण काल, पुनर्जागरण नहीं, जागरण काल। पहली बार जगे हम लोग, उन कुरीतियों से जगे हैं। वो जातिवाद के खिलाफ हैं, क्योंकि वो तो जातिवाद कहां से आ जाए, जब दूसरा ही कोई नहीं है तो ये अलग कैसे हो जाएगा। शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसा विभाजन भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो बोल रहे हैं दूसरा कोई है नहीं, और हम सब ब्रह्म है, हम उसी की संतान है, ब्रह्म की संतान है, सब लोग सब एक जैसे हैं, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मना सकते हो आप शंकराचार्य, इसलिए हम शंकराचार्य की मूर्ति भी बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में उनका कर्म स्थल रहा है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है। हम लोग यहाँ पर काफी बड़ी मूर्ति बना रहे हैं अष्टधातु की, वो मुख्यमंत्री करते रहते हैं बात, अब कब बनेगी क्या बनेगी वो राजनीतिक मामला है। लेकिन मध्य प्रदेश के हैं संत, केरल से निकल के जरूर आए, लेकिन मध्य प्रदेश में कर्म स्थल ही बनाया उन्होंने। तो आप समझ रहे हैं कुछ विचारधाराओं को, हिस्ट्री में से विचारधाराओं को समझ रहे होंगे। तो ये विचारधारा पहली बार उनके रूप में आती है, और फिर उन्हीं के साथ निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य और उन सबके द्वैत और द्वैतवाद, और वो उन्होंने कहा नहीं, माधवाचार्य आते हैं तो कहते हैं नहीं द्वैत है और भी है कोई, केवल अद्वैत वाली बात नहीं है। एक आते हैं तो वो रामानंदी संप्रदाय के हो जाते हैं, कुछ कृष्ण को आधार बना लेते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं राम और कृष्ण दो हैं, और कुछ बोलते हैं नहीं ये दोनों ही एक ही हैं। तो अवतार की परंपरा हिंदू धर्म में, तो वो कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं है। मूल सिद्धांत ये था कि वेदांत की परंपरा थी, मूल सिद्धांत वेदांत की परंपरा। फिर भक्ति काल में आ जाएंगे तो यहाँ कबीर सबसे बड़े संत के रूप में निकल करके आते हैं, और कबीरदास जी जो है वो फिर एक ही बात करते हैं, वो बोलते हैं, वो फिर एकता और अखंडता की बात करते हैं। वो हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग बताते नहीं, उनकी पूरी जिंदगी में उन्होंने खुद ने कभी रिवील नहीं किया कि वो हिंदू है या मुसलमान है, उन्होंने खुद ने आइडेंटिटी नहीं बताई अपनी कभी। तो कबीरदास इसी के लिए जाने जाते हैं। तो फिर कबीरदास सिलेबस में रखे आपके सिलेबस में वो सारी चीजें रखी हुई है जो आपके प्रस्तावना को मैच करती है, जो प्रियम्बल को मैच करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आपको ले जाती है। इसलिए ऐसे किसी भी संत को, ऐसे किसी भी विवादास्पद व्यक्ति को आपके सिलेबस में नहीं रखते जो आपको एक तरफ ले जाता हो, नफरत करना सिखाता हो। नफरत करना सिखाने वाले लोग आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिलेबस देखो। तो विचारधारा, आज हम बात कर रहे हैं आइडियोलॉजीज, जिनका प्रभाव एथिक्स के पेपर पे पड़ा, और एथिक्स के पेपर में जिन आइडियोलॉजीज को पूछा जाता है, और मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। महावीर हैं आपके कोर्स में क्योंकि वो नकारते हैं भेदभाव को, बुद्ध आपके कोर्स में है क्योंकि वो भेदभाव को नकारते हैं। आपके पुष्यमित्र शुंग को क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो ब्राह्मण राजा था और वो बौद्ध धर्म को नष्ट करना चाहता था, बौद्ध मठों को नष्ट करता था और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करता था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या करके उसने ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी। आपके सिलेबस में है क्या? नहीं है पुष्यमित्र शुंग। एथिक्स वाले में तो नहीं है, हिस्ट्री में तो रहेगा। हिस्ट्री में तो सब रहते हैं, हिस्ट्री में तो रावण भी रहेगा। जब आप रामायण लिखते हो या रामलीला चलाते हो तो रावण को आप नफरत भी करते हो तो उसको अलग थोड़ी कर सकते, अलग नहीं कर सकते उसको। उसका रोल किसी न किसी को देना पड़ता है ना, उसके डायलॉग भी रटवाए जाते हैं। रामलीला में कोई न कोई सीता हरण करता है कि नहीं करता? अब वो बुरी चीज है तो उसको हटा दो, नहीं। जो हिस्ट्री है वो जो हो चुका है उसकी स्टडी है, उसमें अच्छा बुरा का आप चयन नहीं करते। लेकिन जब अंत में एक चीज होती है, किसी भी कहानी को पढ़ते हो तो लास्ट में लिखा रहता है कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। ये एथिक्स है। एथिक्स का सिलेबस का मतलब क्या है कि टीचिंग्स क्या है, वहां से आपने लिया क्या है। तो एथिक्स का पेपर का मतलब ये है कि हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट चीजें थी हमारी हिस्ट्री में से, क्योंकि आखिर हम भारत का एडमिनिस्ट्रेटर किसी को बनाए, किसी को भी कलेक्टर बना रहे हैं भारत में, एसपी बना रहे हैं, तो वो तो बच्चा पता नहीं कॉन्वेंट से पढ़ के आया, कौन से स्कूल से पढ़ के आया, उसका स्कूल कौन सा था हमको नहीं पता, उसके माता पिता कैसे थे, हो सकता कई बार माँ थी नहीं थी, पिता कैसे थे, वातावरण कैसा था घर का, पता नहीं। लेकिन इस देश को चलाने के लिए तो एक दिशाधारा होनी चाहिए ना, एक सोच होनी चाहिए, एक ज्ञान होना चाहिए। इसलिए एथिक्स का पेपर जोड़ा है। और वो ज्ञान क्या होना चाहिए कि वो एक अच्छा कलेक्टर बने, अच्छा एसपी बने, तो उसके लिए एक सिलेबस बनाया गया। बात समझ में आई ना? तो
आप कम से कम चुनिंदा इन लोगों को से, तो कहीं ना कहीं आपका एक माइंडसेट बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और इन लोगों की जो विचारधारा है उनसे आपको प्रभावित होना है ताकि आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सको। इसलिए एथिक्स के पेपर में उनको सिलेबस के तौर पे लिया। तो हम 700 के आसपास चल रहे थे, मुसलमानों का आक्रमण भी होने लगा था भारत पर, इस्लाम का उदय भी हो गया था, क्रिश्चियनिटी अपने आप में आ गई थी, क्योंकि बौद्ध धर्म और महावीर के समय में तो क्रिश्चियनिटी थी नहीं। सन 2000 से जो अभी 2020 चल रहा है, 21 है, तो 2021 साल पहले जो है हम क्रिश्चियनिटी की शुरुआत मानते हैं, ठीक है ना, ईसा मसीह से। तो इसका मतलब धर्म के रूप में तो यही था, आदि धर्म था, सनातन धर्म था, हम इसी को बोलते हैं। और इसी में से लोग निकल निकल के इधर उधर भाग रहे थे, नए नए धर्म बना रहे थे, विचारधाराएं उनको लग रहा था, नई नई आइडियोलॉजी, नए नए थिंकर जो है वो पसंद आ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये पैगंबर हो सकते हैं और ये शायद सीधा ईश्वर से इनका कांटेक्ट है और ये बात करके आए हैं, इसका मतलब इनकी बात हमको उस वाले से अच्छी लगती है, तो लोग शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन 700 के आसपास शंकर ने कहा नहीं, इतना डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दरअसल हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आप साइंटिफिक हैं और कोई चैलेंज नहीं कर सकता, आओ शास्त्रार्थ कर लेते हैं उसके ऊपर, आपको लगता है तो डिबेट कर लेते हैं। और उन्होंने खूब डिबेट किया, शंकराचार्य ने खूब डिबेट किया और सिद्ध किया कि नहीं, वेदांत ही सही दर्शन है। कबीर उसके बाद जब आप आओगे तो हम फिर इन सारे सिद्धांतों में 4 मुख्य चीजों का प्रभाव पड़ा हमारे सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण में। यहां सन 1800 के आसपास आकर के हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, रेनेसां, पुनर्जागरण। अब पुनर्जागरण का मतलब ये है कि हम बीच में सो गए थे, क्योंकि मुस्लिम आक्रमण हुए, सल्तनत काल, और आप देखते हो मुगल भी आ गए, तो हम सो गए, हमारा धर्म भी सो गया। और हमारा जो हम चूंकि गुलाम थे, तो गुलाम आदमी का क्या धर्म होता है? गुलाम आदमी का कोई धर्म नहीं होता, गुलाम को इतनी स्वतंत्रता होती नहीं है कि वो धर्म का पालन अच्छे से कर सके। तो हम सो गए, तो हमने कुरीतियां धारण कर ली। अब मुसलमान आक्रमणकारी थे, वो हमारी महिलाओं पे बुरी नजर रखते थे, तो हमने उनको पर्दे में रखना शुरू कर दिया, बाल विवाह शुरू कर दिया, क्योंकि लड़कियों को जवान करते तो उठा ले जाते, तो उसके पहले वो उसके पति के पास पहुंच जाए, वहां उसकी सुरक्षा देखी जाएगी, जो भी है। अभी भी गांव में, दलितों में और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज है, वहां बाल विवाह इसी वजह से है कि उनको लगता है पिता सुबह 8 बजे काम पे निकल जाता है, माँ जो है सुबह 9-10 बजे खाना बना के वो काम पे निकल जाती हैं, बच्ची दिन भर घर में या अकेली रहेगी, या जहाँ काम हो रहा है वहां ले जाएंगे तो वहां जो ठेकेदार है, खेत का मालिक है, वो बुरी नजर रखता है, तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे ही लड़की जवान होने लगती है, 11 साल की, 10 साल की, 12 साल की, वो सोचते हैं कि इसको अब हम मतलब उसको मुक्ति पाना चाहते हैं उसे, ताकि अच्छे से कमा सके और बाकी बच्चों को पढ़ा लिखा सके, या वो झंझट मानते ना उसको फिर, क्योंकि सुरक्षा का खतरा, तो बाल विवाह कर देते हैं। तो भारत में बाल विवाह की समस्या में आप ये तो लिख देते हो कि लोग बेकार हैं, अपनी बच्चियों का विवाह कर देते हैं और शादी नहीं करते, उसकी समस्या, उसके दिल को, दर्द को आप नहीं समझते कि उसका शोषण हो जाएगा, उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाएगा, उसको बेच दिया जाएगा, वो किसी के चक्कर में पड़ जाएगी तो उसके साथ भाग जाएगी, और जो इस तरह से भगा के ले जाता है कम उम्र में, निश्चित रूप से वो उसके क्या एथिक्स होंगे, और वो उसका दूसरे शहर में ले जाके क्या सौदा करेगा, तो आप समझ सकते हो ये सब अभी भी हो रहा है। तो इन्हीं सब डर की वजह से भारत में एक धर्म के मामले में, परिवारों में, जातियों में और इन सब समाज में एक अलग टाइप का पतन आया। आक्रमणकारियों के साथ ही लुटेरे आते थे, आक्रमणकारी आते थे, लूट के जाते थे, महिलाओं को ले जाते थे, उनको फिर अफगानिस्तान में, यूरोप में उधर ले जाके बेच देते थे, अरब देशों में ले जाके बेच देते थे। तो ये बड़ी समस्या थी, त्रासदी थी सुरक्षा की, सिक्योरिटी की। और इन सब से निकलने के लिए फिर 1800 में आकर के फिर कुछ लोगों ने वेदांत की तरफ मूव किया। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश में सीधा दयानंद सरस्वती बोलता है, वेदों की ओर लौटो, बीच वाले धर्म को छोड़ो, ये जो बीच में मूर्ति पूजा आ गई है, मंदिर आ गए, इनको छोड़ो। स्वामी विवेकानंद भी सीधे वेदांत की बात करते हैं। और ये लोग जितने भी थे, मैंने आपको बताया कि अधिकांश अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, और इन्होंने कहा कि जब ओरिएंटलिस्ट लोग, अंग्रेज लोग जो है हमसे आकर के यहाँ बोलते हैं कि देखिए आपके धर्म में कितना कुछ है, आपके उपनिषद कितने शानदार हैं,
मैक्स मुलर बताता है, जर्मन भाषा में ट्रांसलेशन हो जाता है, संस्कृत से जर्मन भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। जर्मनी में ये सब सिलेबस के तौर पे पढ़ाया जाने लगता है, और यूरोप के कई देशों में ये सब सिलेबस के तौर पे पढ़ाया जाने लगता है हमारे ग्रंथों को। तो फिर वो कहते हैं कि तो इतने जब महान है तो तुम इधर उधर ज्ञान की दिशा धारा में कहां भटक रहे हो, तुम आओ ना, इसी की शरण में आओ। तो राजा राम मोहन राय फिर से एकेश्वरवाद, उनका जो मोनोथिज्म है वो अद्वैतवाद है, शंकर का नहीं आ रहा समझ में, एकेश्वरवाद। या तो आप कह लो कि एक है, या फिर बोलो कि दूसरा कोई नहीं है, एक ही बात हुई ना। अद्वैत का मतलब है दूसरा कोई नहीं, मतलब एक है। और मोनोथिज्म की बात रामकृष्ण परमहंस भी करते हैं, लेकिन रामकृष्ण परमहंस बांग्ला भाषा में बात करते हैं, उनको चाहिए था अंग्रेजी भाषी शिष्य। तो इंग्लिश की वजह से चयन किया गया विवेकानंद का, और उन्होंने, और वो पात्र भी थे कि वो वेदांत की चीजों को समझ पाएंगे। तो रामकृष्ण परमहंस ने अपना ज्ञान जो है स्वामी विवेकानंद को दिया, और वो फिर पूरी दुनिया में ले गए, और वही बताते रहे पूरी दुनिया में कि देखो, जिस हिंदू धर्म को आप समझते हो कि ये केवल सांप सपेरों की दुनिया है और ये केवल बाबाओं की दुनिया है, ऐसा नहीं। हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत पुराना है और बहुत शानदार है, और अगर तुम ईसाई लोग अगर इसको धारण करोगे तुम बहुत अच्छे ईसाई बन जाओगे, मुसलमान धारण करेंगे तो तुम बहुत अच्छे मुसलमान बन जाओगे। हम तुमको तुम्हारा धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते, लेकिन इनको सुनो तो, पढ़ो। दारा शिकोह ने पढ़ा था, वो कहां से कहां पहुंच गया, उसका ज्ञान देखो दारा शिकोह का। औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो गया था, औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो गया। औरंगजेब को बड़ा कट्टर मुस्लिम माना जाता है, और दारा शिकोह को एक तरह से एक दरवेश माना जाता है, फकीर माना जाता है, सूफी संत के बराबर हो गया दारा शिकोह, सूफी संत जैसा हो गया था। तो सूफीज्म जो भारत में है वो उपनिषदों के बहुत नजदीक है। सलीम चिश्ती हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती हुए, ये उपनिषदों के एक जानकार थे। भारतीय हिंदू साहित्य जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदू साहित्य कहना तो ठीक नहीं रहेगा, वैदिक साहित्य कहेंगे, आर्ष साहित्य कहेंगे। ये जो साहित्य है इसके बहुत नजदीक थे वो, इसीलिए उनमें उदारता है, इसीलिए वो लिबरल है, वो कट्टर नहीं है। इसलिए हमारा सूफीज्म जो है भारत का, या पाकिस्तान का भी, जहां पर मस्त कलंदर की दरगाह है, और भी कई लोगों की दरगाह है जहां मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं दरगाहों पे। इसीलिए दोनों तरह के लोग जाते हैं, क्योंकि ये खानका होती थी, आश्रम थे एक तरह के। ये सूफीज्म जो है, वो जो ये जो निजामुद्दीन है, हजरत निजामुद्दीन है, तो ये दरगाहें जो है ये क्या है, एक तरह की, इनके स्थान पर पहले आश्रम हुआ करते थे इनके। यहाँ सुल्तान भी आते थे और सब बराबर होते थे, हिंदू दरवेश भी आते थे, हिंदू संत भी आते थे। और अकबर इनसे बहुत प्रभावित था, क्योंकि सलीम चिश्ती की वजह से। खुद फतेहपुर सिकरी का जो पूरा निर्माण है वो सलीम चिश्ती की वजह से। अपनी राजधानी वो एक तरह से फतेहपुर सिकरी ले जाता है आगरा से, क्योंकि सलीम चिश्ती वहां रहते थे। तो जहां उनका आश्रम था वहीं अपनी वो, उसने कहा मैं तो गुरु के चरणों में ही अपना काम करना चाहता हूं, मैं तो यहीं से राजकाज चलाऊंगा, मैं तो राजधानी यहां बना दूंगा, गुरु के चरणों में ही राजधानी बना दूंगा। और उसने लड़के का नाम भी सलीम रखा, क्योंकि वो उन्हीं के दुआ से निकला था। उन्होंने कहा था मेरे बच्चा नहीं है, चलो ठीक है तुम्हारा बच्चा होगा, तो उसने नाम ही सलीम रखा। तो आप समझ सकते हैं ना कि अकबर जो है वो अपने आप में एक सूफी संत से कितना प्रभावित है। ये सब जो हमारा इतिहास है सूफीज्म, ये उपनिषदों की वजह से, क्योंकि सूफीज्म के जो सिद्धांत है वो सारे उपनिषदों से। उन्होंने मांसाहार त्याग दिया, ऐसे कई सूफी संत है जो मांसाहार नहीं करते थे, हिंदू संतों की तरह रहते थे, और हिंदू मुस्लिम एकता का बात करते थे। आप पढ़िए ना सूफीज्म, हमारा नोट्स पढ़िए, नहीं तो सूफीज्म के ऊपर हमने करीब नोट्स में 30 सूफी संतों के बारे में आधे आधे पेज में लिखा है। बुल्ले शाह का गाना आप लोग देखते हैं, मूवीज अभी आजकल आती है, तो बुल्ले शाह तो बुलिया या बुल्ले शाह या इस तरह से जो यूज करते हैं, तो वो उन्हीं के लिए किया जाता है। मस्त कलंदर वाला जो आप गाना देखते हो वो कलंदर के लिए, कितने मूवीज में गाने हैं। और ये अधिकांश मूवी में जो गाने आपको मिलते हैं, जो सूफी वाले जो सॉन्ग है, जो AR रहमान के द्वारा कंपोज वाले होते हैं, जो बहुत हिट सॉन्ग्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा आप जो ये जो प्रोग्राम होते हैं इंडियन आइडल और इस टाइप के, इनमें बच्चे यही वाले गाने सबसे ज्यादा गाते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग तरह की रूहानी और आत्मिक आनंद जैसा उसमें महसूस होता है। उसमें एकता की भावना है, उसमें अल्लाह को वही निराकार, और वो उस तरह से दिखाते हैं ईश्वर को निराकार, और वो एकता की बात, धार्मिक एकता की बात करते हैं।
तो इसलिए अल्लाह अकबर का जो नारा आता है, और ये जो जब नारे स्वतंत्रता संघर्ष में यूज किए गए, अभी किसान आंदोलन में यूज किया था टिकैत ने, महेंद्र सिंह टिकैत के समय में, जो राकेश टिकैत है उनके फादर महेंद्र सिंह टिकैत बहुत बड़े किसान नेता थे। और अभी जो आंदोलन ये जो लिया गया है, इसमें आपने देखा आंदोलन वापस लिया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। तो कहीं न कहीं उस आंदोलन की व्यापकता, खास करके यूपी में जब उन्होंने आंदोलन किया था अभी, तो उन्होंने अल्लाह अकबर भी बोल दिया और किसान एकता की बात कर ली और जय श्री राम भी बोल दिया। तो ये थोड़ा सा वो जो पॉलिटिक्स के हिसाब से बीजेपी की जो आइडियोलॉजी, उससे वो मैच नहीं खाता। तो धीरे 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 माहौल कुछ दूसरा बन रहा था, है ना। अभी जो हमारा मॉडर्न जो अब जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, वो उसमें यही तो हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, फिर इधर आप देखोगे तो क्रांतिकारियों में मुसलमान और हिंदू वाला भाव नहीं था, एकता थी। जबकि वो पंडित थे और जनेऊ पहनते थे, चंद्रशेखर आजाद और ये सब, लेकिन उनके साथ मुसलमान साथी थे। साथ में फांसी चढ़ रहे हैं, आप देख रहे हो लोग, और क्रांति कर रहे हैं। तो ये जो बहुत बड़ी चीज थी। 1857 की क्रांति में भी आप हिंदू मुस्लिम एकता देखने में मिलती है। सारे लोग जाकर के बहादुर शाह जफर को बोलते हैं कि आप हमारे नेता हो, हिंदू सारे जाकर के। अरे भैया, एक मुगल बादशाह मर गया है, लगभग मर गया है वो, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसको क्यों जिंदा कर रहे हो? वहां तो हिंदू राष्ट्र की बात करो ना। पर कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता। जितने पंडित होते हैं, यानी ये तो मंगल पांडे से, यानी मंगल पांडे मतलब ब्राह्मण, और देखा जाए तो ब्राह्मण वाली जो बात है, यानी हिंदू वाली जो बात है, उससे आपका क्रांति सुलग रही है। तो पहली बार वही चर्बी वाले कारतूस और मंगल पांडे की शहादत से जो है वो शुरू होता है। तो जब उससे शुरू हुआ आंदोलन, बहादुर शाह जफर के पास कैसे पहुंच गया कि आप हमारे जो है वो बादशाह हैं और आप ही क्रांति के नेता हैं? उनको नेता क्यों बना रहे हो? मुगल बादशाह को नेता क्यों बना रहे हो? भारत में दरअसल क्या है, हम लोगों में बहुत ज्यादा वो सब चीजें कूट कूट के भरी हुई है कि जो पहले से रॉयल है उसी को हम रॉयल मानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया है वहां ग्वालियर में, अभी उसके लड़के का बर्थडे था तो बुजुर्ग लोग भी उसको प्रणाम कर रहे थे, उसके लड़के को। वहां देखो ग्वालियर में माहौल, श्रीमंत महाराज, ये वो बहुत भयंकर माहौल है, खतरनाक वाला। खतरनाक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोकतंत्र के हिसाब से बहुत खतरनाक है। उसको नागरिक थोड़ी माना है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को नागरिक मानता ही नहीं है, साधारण नागरिक मानता ही नहीं है। बहादुर शाह जफर से भी बड़ा आदमी है वो मुगल बादशाह था, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। उसने कहा, बोला कहाँ मेरे पास आ गए, मैं बूढ़ा आदमी, अब मैं खत्म हो गया, तुम कहते हो मैं नेता हूँ क्रांति का, अब मैं क्या कर लूंगा? उसने कहा नहीं नहीं आप करोगे। उसके बच्चे मरवा दिए क्रांतिकारियों ने। वो चुपचाप बैठा था कोठी में, अंग्रेजों की दया पे पेंशन वेंशन आ रही थी, रंगून भेज दिया। लास्ट में हत्या ही हुई होगी, कुछ लोग बोलते हैं ऐसे ही मर गया, लेकिन मर क्या गया? इतने बूढ़े आदमी की सेवा नहीं करोगे, खाना टाइम पे नहीं दोगे, मर ही जाएगा, हत्या ही हो गई। तो किसी को बोलते ना झाड़ पे ऊंचा चढ़ा के उसको पटक देना, मर जाएगा, वैसा काम हो गया। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, और वो पूरा पार्टी वार्टी मायने नहीं रखती, ये मायने नहीं रखता, बहुत खतरनाक है उनका। वहां जाके देखो, कलेक्टर वलेक्टर कुछ नहीं होता वहां ग्वालियर का। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चाहते हैं तो वो कोई ऑफिस में थोड़ी आएंगे कलेक्टर के, आपको जाना पड़ेगा उनके महल में। अगर उनकी इच्छा हुई कि कलेक्टर से बात करनी है, तो आपको लगता है कलेक्टर जो है वो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कलेक्टर के ऑफिस में आएंगे और वहां आकर के निवेदन करेंगे, कलेक्टर साहब हमें मुझे काम है आपके पास? आप इमेजिन कर सकते हो? जबकि यहाँ तो सांसद आते हैं कलेक्टर के ऑफिस में। आप दूसरे सांसदों को देखो, मंत्रियों को देखो, विधायकों को देखो, क्षेत्रों में कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं वो लोग। ये जाएंगे कभी? उसको जाना पड़ेगा उधर कलेक्टर को। और कभी औंधे सीधे आवाज में बात कर ली तो दूसरे दिन गेम खत्म, कलेक्टर गायब भी हो सकता है।
बहुत खतरनाक माहौल है। आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। अब वो नरेंद्र सिंह तोमर और ये सब अपने आप में ये वो है, ठाकुर है, और तोमर तो राजवंश था ना। अब मुझे लगता है राजवंश से तो नहीं होंगे वो, लेकिन ठाकुर तो है, राजपूत तो है। लेकिन आपको लगता है कि उनके सामने कोई बहुत ज्यादा औकात होगी ज्योतिरादित्य सामने? दिग्विजय सिंह राघोगढ़ उनकी रियासत है, वो उनके एक छोटे से वो है, एक तरह से सामंत है दिग्विजय सिंह। क्योंकि राघोगढ़ रियासत सिंधिया जो राजघराना है उसकी एक छोटी सी रियासत है, और वो उनको नजराना पेश करती थी, वो उनको टैक्स देती थी। किनको? सिंधिया को टैक्स देती थी। अब पार्टी में दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरह से सेकंड ग्रेड के थे, वो फर्स्ट ग्रेड के थे, तो वो उसको सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर तो हुक्म बजाना है, प्रणाम करना है, सीधा सीधा ज्योतिरादित्य को प्रणाम करना है, जबकि उनकी उम्र उनके पिता की उम्र के बराबर। लेकिन पिता की उम्र का व्यक्ति, आपको लगता है कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे प्रणाम करके नमस्कार करेंगे कि नमस्कार दिग्विजय सिंह जी, आप तो पहले 10 साल हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा कभी करेंगे? संभव ही नहीं है। इसलिए वो कमलनाथ को मजबूरन सपोर्ट करते हैं। बात समझा? ये सारी गणित जो है सामंतवाद से निकली है। ये जो विभाजन पार्टी का है, ये सामंतवाद की जनक। ये हमारा पूरा ईगो जो है ना पुराना स्वतंत्रता संघर्ष से पहले का, ये भारत की संरचना है। जातिवाद, सामंतवाद, ये कूट कूट के भरा है। आपको लगता है कि ये जो दिग्विजय सिंह ये राजा हैं राघोगढ़ के, और सवर्ण हैं, और जनरल में आते हैं, और ये तो मतलब अरे इनकी साथ छुआछूत होती थी वहां, ये उसके सामने शूद्र है। किसके सामने? ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ये शूद्र है, वो सवर्ण हो जाता है। जैसे भारत का यहां से कोई रोहित शर्मा जाता है तो अमेरिका में जाके शूद्र हो जाता है ना। अमेरिकन गोरे जो लोग हैं उनके सामने आप शूद्र हो, वो आपसे छुआछूत करते हैं। गांधी से छुआछूत दक्षिण अफ्रीका में किसने की थी? गोरे लोगों ने। गांधी तो कलेक्टर के लड़के थे, बनिया थे, गुजराती बनिया थे। क्या प्रॉब्लम थी? यानी सवर्ण में आते हैं, लेकिन वो अछूत हो गए। ब्लैक कुली, इस पे चलते हो फुटपाथ पे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, उधर जाओ, रोड पे जाओ। अरे उधर से गाड़ी निकलेगी, हमको टक्कर मारेगी, लेकिन तुम इधर फुटपाथ पे नहीं चल सकते। फुटपाथ केवल यूरोपियंस चलेंगे, गाड़ी में नहीं बैठ सकते, अंदर नहीं बैठ सकते। मैंने किराया दिया है, टिकट है, नहीं उधर बैठो। वो जो घोड़ा गाड़ी है उसमें हाँक रहा है ना, वो घोड़ा गाड़ी, उसके पाँव में बैठो, उसके पाँव में जाके बैठो। जैसे तांगा वाला है और तांगे वाले के पाँव में जाके बैठो। इधर पीछे जो सीट है उसमें मत बैठो। रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास में जा सकते हो, टिकट ले लिया आपने, टिकट तुमको दिया किसने? थर्ड क्लास में जाओ, फर्स्ट क्लास केवल यूरोपियंस आएंगे। तब उसको लगा। तो गांधी भी तो कानून पढ़ते हैं वहां, ये सब करते हैं। तो मैं जो बता रहा था कि आप आईएएस भी बन जाओगे, कभी आपको कलेक्टर लगा दिया, सीएम ने कहा बोले जाओ तुम कलेक्टर ग्वालियर के, तो फिर 1 महीने में एहसास हो जाएगा कि मैं शुद्र हूं। ठीक है, चाहे आपका सरनेम ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जो बनिया हो। फिर शूद्र के ऊपर क्या बीतती होगी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि इस देश में दलितों पे क्या बीतती है। तो एक बार ग्वालियर का कलेक्टर बन जाओ, शूद्र क्या होता है समझ में आ जाएगा। ठुकाई भी हो सकती है, भगा भी सकते हैं, गायब भी हो सकते हैं, और हर पल एक टेंशन, एक तनाव, कहीं फोन ना आ जाए महाराज के पास, नहीं तो वो सब करना पड़ेगा। तो आप हेकड़ी मार रहे हो उन्हीं के ऊपर, तहसीलदार के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। छोटे छोटे लोगों को ऐसे दिन भर डराते रहो, उनको गाली देते रहो, लेकिन उनमें से अगर कोई जुड़ा हुआ रहा उधर महाराज से, और अगर उसने कान भर दिए उधर जा करके कुछ, तो आपकी शामत आ जाएगी। ये रियलिटी है, ठीक है। वो कलेक्टर के सामने जाकर के उसको झकझोर करके पूछोगे, और कंधे पे हाथ रख दिया, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, तो उसके आंसू निकल आएंगे। ठीक है। ये आज की बात बता रहा हूं मैं, 2022 की, अभी की, 2021 की। और मुझे लगता है ये जो उसका लड़का है, ये अगर आएगा, और वो जो उसके छोटे छोटे बच्चे जो है, वो छोटा बच्चा है, और बड़े बड़े बुजुर्ग दादाजी की उम्र के लोग उसके पैर छू रहे हैं उसके जन्मदिन, तो 2050 में भी यही रहेगा। ये इंडिया है। और यही हालत जो है बड़ौदा महाराज के सामने नरेंद्र मोदी की है। बड़ौदा महाराज उसके ससुर जी है, फादर इन लॉ है ज्योतिरादित्य के, और उन्होंने ही पूरा सेट किया
कि मेरा लड़का ये इधर स्ट्रगल कर रहा है, मेरा दामाद, हमारे दामाद जी, ऐसा बहुत दामाद का बहुत सम्मान है उसमें, श्रीमंत वगैरह सब, और वो स्ट्रगल कर रहा है राजनीति में। इसलिए तो इतनी सॉफ्ट एंट्री है और सॉफ्ट एग्जिट है। कोई खून खराबा, ये पार्टी में हंगामा, देखा आपने कहीं? कुछ नहीं है, बहुत सॉफ्ट एग्जिट, सॉफ्ट एंट्री है। फिक्स राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का टिकट, देन कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी उनके फादर रहे अच्छे खासे रेल मिनिस्टर और ऐसे अच्छे अच्छे पदों पर रहे, ठीक वैसे ही ये वाला आपका मिनिस्ट्री, बिल्कुल सॉफ्ट एंट्री, पूरा पूरा प्रीमा, फिक्सिंग नहीं होता है, मैच फिक्सिंग वैसे पार्टी फिक्सिंग, पोस्ट फिक्सिंग, सामंतवाद, भारतीय संस्कृति जो बीच में आ गई थी, जो हमने बताया, ये वेदांत नहीं है, ये हमारे देश का सामंतवाद, जातिवाद का। अगर अनूठा उदाहरण देखना तो आपकी आंखों के सामने हुआ और सरकार गिरी। बीजेपी की सरकार तो बनी नहीं थी, बहुमत मिला ही नहीं था, आपको पता है, लेकिन गिराई गई और फिर इलेक्शन हुए और जब बीजेपी कांग्रेस से जीते थे फिर वो बीजेपी से जीते। बड़ा अजीब चीज है, आपने पहले वोट कांग्रेस को दिया था या व्यक्ति को दिया था? पार्टी को, हाथ के पंजे को वोट देकर के लोग आए थे पहले, तब भी, और व्यक्ति को दिया है तब भी। दोनों कंडीशन में वो कैसे जीत सकता है वापस? क्योंकि उसने पार्टी बदल दी, कई जगह व्यक्ति बदल दिए, 1-2-4 जगह पर, तो वो देखो आप सारे के सारे जीत गए लगभग। अब बीजेपी जीत गई, ठीक उन्हीं स्थानों पे जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था वहां बीजेपी का गढ़ हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पैसा भी है, पावर भी है, अप्रोच भी है, सामंतवाद भी है, भयंकर। तो बड़ौदा महाराज के सामने नरेंद्र मोदी ठीक वैसे ही है, बोने वैसे ही, जैसे मैं अभी दिग्विजय सिंह के सामने बता रहा हूं, यानी ज्योतिरादित्य के सामने बता रहा हूं, क्योंकि वो बड़ौदा गुजरात में आता है, मोदी गुजरात के हैं, और वहां के महाराज मतलब बताइए हुकुम, आप बताइए क्या किया जाए? श्रीमंत, फिर वो श्रीमंत है उधर। तो उन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाएगा। अच्छा वो आ जाएंगे इधर? हाँ ठीक है, तो एमपी में ये कर देते हैं, नहीं उनको मिनिस्टर बना देंगे। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। कभी भी आप ज्योतिरादित्य के सामने कोई, देखो यहां कानून वापस लिए लेकिन किसानों को विश्वास नहीं है। मोदी ने प्रधानमंत्री आए और राष्ट्र के नाम संबोधित किया और कहा कि मैं वापस लेता हूं, और ये गुरु बहुत भावुक भी हुए, उनके चेहरे से लगा बस रो ही देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन कानून वापस लिए और गुरु नानक जी का उन्होंने वो दिया, वास्ता दिया एक तरह से गुरुपर्व का। और लेकिन वो बोले कुछ नहीं है, वो पहले संसद में वो करवाओ। आपको लगता है ज्योतिरादित्य को भी ऐसा टेंशन था कि मैं जो है अगर इधर से इस्तीफा देता हूं और मैं अगर बीजेपी में आता हूं, इधर सरकार गिरवाता हूं, और ये बाद में मुझे अगर मंत्री नहीं बनाया तो 1% भी था? गजब का कॉन्फिडेंस होता है जातिवाद में, सामंतवाद में, हिंदू संस्कृति में। आया समझ में? और वो कॉन्फिडेंस है अपने आप को उस सोपान व्यवस्था में ऊपर महसूस करना, और अगर आप ऊपर महसूस करते हैं तो आप करवा लेते हैं, आप करवा लेते हैं, बाकी दूसरों की कोई औकात नहीं है। गजब का एग्जाम्पल जो है आप लोगों को मैंने मॉडर्न वाला दे दिया। कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं ना, तो ये तो यूट्यूब पे जाएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे, मैं चाहता हूं वो लोग भी देखें खुद, तो उनको भी समझ में आए कि वाकई में कोई इस तरह से भी एनालिसिस करता है समाज में। तो पत्रकारों को करना चाहिए एनालिसिस, जो मैं कर सकता हूं तो क्या पत्रकार नहीं कर सकते? लेकिन आप न्यूज में क्यों नहीं सुनते ये सब चीजें? एंकर आकर के इस तरह से इस लैंग्वेज में बात क्यों नहीं करता? आप एक तो ज्ञान होना चाहिए, एक चीज पुराना ज्ञान भी होना चाहिए, और वस्तु स्थिति का ज्ञान भी होना चाहिए, और ये समझ लेना चाहिए कि अब जो है राजे रजवाड़े खत्म हो चुके हैं। उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम किया था। इसलिए कई लोग बोलते हैं 1857 में ही आजाद हो गया होता तो 550 रियासतें आजाद होती। 40 में भी आप आजाद कर लेते, हो सकता है अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते और 40 में आप आजाद कर लेते और माउंट बेटन नहीं बुलाए गए होते और पूरी रणनीति के साथ भारत आजाद नहीं होता तो 550 देश आजाद होते।
आप किस आजादी की बात कर रहे हो? किस देश की आजादी की बात कर रहे हो? इसको तो यूनिफिकेशन जबरदस्ती किया गया है। अंग्रेजों ने जिन जिन टेरिटरीज को जीता था, उन टेरिटरीज को उन्होंने एक तरह से डोमिनियन के तौर पे सारे रॉयल फैमिलीज को भी रखा और उनको कहा कि आपकी पेंशन है, आप बरकरार रहो, आप टैक्स वसूलते रहो, हमको देते रहो एक हिस्सा, या हम टैक्स वसूलेंगे तो आपको पेंशन दे देंगे। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट था उनका सारी रॉयल फैमिलीज के साथ में। भारत की 550 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स 554 के आसपास, और वो 550 जो थी उनको कितनी थी एग्जैक्ट? 552 जो भी, 565, हाँ 565 ले लो, 550, एक रफ आइडिया हो गया। तो वो जो है वो सारी की सारी आजाद हो जाती। फिर आप यूनिफिकेशन कैसे करते और भारत नाम कैसे देते, राष्ट्र का नक्शा कैसे बनाते? ये बनाने के लिए तो फिर आपको संविधान सभा और फिर पूरा प्रोसीजर, और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके स्पेशल एनवॉय बनते हैं, वो खुद ही करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं। उसमें सहयोग होता है। माउंटबेटन को ऐच्छिक तरीके से बुलाया जाता है, जानबूझ करके बुलाया जाता है कि माउंटबेटन इसमें मदद करेंगे और हम जो चाहेंगे खास करके वैसा कुछ करेंगे। और मजबूरन जहां कई लोग जो है गांधी को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, विभाजन तो आपका 1909 में मार्लियामेंटो में हो गया, मार्लियामेंटो में पृथक सांप्रदायिक मताधिकार हो गया। तो दरअसल डीप में अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे, सेपरेट इलेक्टोरेट को, तो वहां आपको समझ में आएगा कि मार्लियामेंटो किस तरह से विभाजन की बात करता है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, अलग मताधिकार की बात करता है। जहां मुस्लिम समुदाय ज्यादा है, जहां उनकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां मुस्लिम ही वोट करेंगे और मुस्लिम ही खड़े होंगे चुनाव में। तो जहां हिंदू चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, 1909 से लेकर 47 तक कभी उस मुस्लिम ने चुनाव नहीं लड़ा, तो हिंदू ने चुनाव नहीं लड़ा वहां पे, कभी हिंदू ने वहां पर वोट नहीं दिया। उस हिस्से में हिंदुस्तान कैसे बन जाएगा? वो पाकिस्तान ही बनना था, पहले से ही तय था कि वो पाकिस्तान बनेगा। फिर कम्युनल अवार्ड आ जाता है 1932 का, रेमजे मैकडोनाल्ड का। तो ये सब चीजें जो है, ये तो गांधी से 1909 का जो है, गांधी तो भारत में थे ही नहीं ना, 1915 में भारत में आए। तो मार्लियामेंटो के समय में तो गांधी भारत में भी नहीं थे। आप जिम्मेदार कैसा ठहरा सकते हो गांधी को? उसके पहले विभाजन हो चुका है, ऑलरेडी विभाजन हो चुका है। वो तो विभाजित क्षेत्र की लकीर खींच चुकी थी। उस दिन आपने एक तरह से दीवारें तोड़ दी। विभाजन तो पहले, लाइन तो पहले से बना दी, बंटवारा तो पहले से हो गया कि ये हिस्सा आपके पास रहेगा, ये हिस्सा तुम्हारे पास रहेगा। फिर भी कुछ लोगों का आना जाना था, लेकिन एक दिन उन्होंने दीवारें बना दी। तो दीवार जरूर 1947 में बनी है, 15 अगस्त 14 अगस्त को, लेकिन विभाजन तो आपका लाइन तो पहले खींच दी गई है 1909 में। और वो लाइन दलितों की भी खींचने वाली थी, अलग देश की। तो गांधी पूना पैक्ट करते अंबेडकर के साथ में, और उस पूना पैक्ट के तहत ये होता है कि नहीं, लाइन मत खिंचवाओ, आरक्षण ले लो। तो आरक्षण मिला उनको, और उसके बदले लाइन मिटाई गई कि हिंदू ही बने रहो, नहीं तो दलितों को अलग ले जा रहे थे वो। और अंग्रेज बोल रहे थे कि अपना ले जाओ अलग, सिख लोगों के लिए अलग व्यवस्था थी, सबके प्रतिनिधि थे। पढ़िए पूना पैक्ट को, पढ़िए गोलमेज सम्मेलनों को, पढ़िए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। तो खैर मैं डाइवर्ट हो रहा हूं, अभी मैं विचारधारा में ले जा रहा था आपको, तो मैं इधर आ गया थोड़ा सा। मैं थोड़ा करंट व्यू भी आपको मिला तो ठीक लगा। हाँ ये है, ये सब चीजें समझो थोड़ा सा, तो आपका मोह भंग होगा थोड़ा इन महामूर्खों से, ठीक है। और फिर थोड़ा सा कुछ वाजिब बनोगे तो अपना खुद का भी विकास कर पाओगे, राष्ट्र को भी कुछ दे पाओगे, और अपना परिवार का और सबका कुछ कल्याण हो पाएगा। अदरवाइज खुद का भी बंटा ढार करोगे, बहुत बेकार स्थिति हो जाती है, मन स्थिति बहुत बेकार हो जाती है, आदमी किसी काम का नहीं होता। और आगे कई आने वाले समय में कई लोग पागल भी होंगे, क्योंकि सिद्धांत तो सिद्धांत काम करेंगे, ऐसे थोड़ी पगलापन, ये जो ये इसका राज थोड़ी होता है। इस तरह से आप कुछ तो भी सोचें, कुछ तो भी करने की सोचें, ऐसे उठपटांग चीजों का राज नहीं चलता। ध्यान रखिए, सस्टेन नहीं करते। सस्टेन वही चीजें करते हैं, लॉन्ग टर्म चीजें वही टिकती हैं जो यथार्थ में होती हैं। यथार्थवाद जीता है, यथार्थवाद। हवाई चीजें कभी नहीं टिकती, ध्यान रखिए। हवाई चीजें जब तक आप मेहनत नहीं करते और मेहनत से पैसा नहीं कमाते, तो आप कहेंगे नहीं हम हमेशा जुआ खेल करके जीतते रहेंगे और वो कमाई करते रहेंगे, तो हमेशा जुआ नहीं चलता, वो किसी दिन पिटाई खाता है। इसलिए जुआ खेलने वाले अधिकांश लोग आपको बहुत बुरी हालत में मिलेंगे। आप कहेंगे नहीं उसमें तो एक दिन तो वो 11 लाख रुपया जीत गया था, नहीं, फिर बाद में कई बार वो हार जाएगा।
तो यथार्थवादी चीजें, जो मेहनत करता है, सस्टेन करता है, जिसकी निश्चित कमाई होती है, हर महीने कमाई होती है, हर सीजन में कमाई होती है, हर बार कमाई होती है, वही चीजें टिकती है। राजनीति में भी वही विचारधाराएं टिकती है जो सस्टेन करती है, जो सिद्धांत है, और जो हर देश में रहना चाहिए। वो सर्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है, ऑल टाइम होता है और यूनिवर्सल होता है, ध्यान रखें। और वो सिद्धांत है मानवतावाद। 3 चीजें मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, फिर से लिख लीजिए। ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावाद, उदारवाद और वेलफेयरिस्टिक। ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए और वेलफेयरिस्टिक होना चाहिए। आप किसी भी महापुरुष के विचार पढ़ोगे तो उससे यही निष्कर्ष निकल करके आएगा, यही निष्कर्ष निकला। और इंक्लूसिवनेस, सबको जोड़ के रखना, इंक्लूसिव ग्रोथ, इनको आप कह सकते हो तो मोदी का वो नारा सबका साथ सबका विकास। वो जो बोलते हैं, मैं बोलते हैं बता रहा हूं, वो करते नहीं है वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ करते हैं, और वही करने चले थे लेकिन वो फेल हो गए तो इसलिए वापस लेना पड़ा। उसमें एक्सक्लूसिव ग्रोथ कर रहे थे, कुछ ही लोगों की ग्रोथ के फेवर में थे, तो अब वो इंक्लूसिव ग्रोथ जीत गई। इंक्लूसिव ग्रोथ जीत गई तो आप पूरे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में देखोगे तो किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन 2 निकल के आते हैं ना आंदोलन। किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, उनकी नींव क्या है? शोषण के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। बिरसा मुंडा का खुद का आंदोलन, वो जो अभी यहाँ करके आए, शायद बिरसा मुंडा की आत्मा घुस गई उस दिन उनके अंदर तो क्योंकि वो भी किसान आंदोलन ही था क्योंकि बिरसा मुंडा भी उलगुलान जो करते हैं वो किनके, दीकू के खिलाफ। वो एक शब्द देते हैं बिरसा मुंडा, दीकू। दीकू मतलब ठेकेदार, बिचौलिए, साहूकार और धर्म परिवर्तन करने वाले, ईसाई धर्म को फैलाने वाले। तो खुद बिरसा के पिता जो है ईसाई बन गए थे चाईबासा में। मैंने आपको बिरसा वाला मेरा एपिसोड देख लीजिएगा, डाला हुआ है, फिर ये बच्चे डाल देंगे ग्रुप में। आप जिस भी ग्रुप में होंगे उसमें ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो जो हम होमवर्क देते हैं, जो हम क्वेश्चंस देते हैं, या जो यहाँ क्लास में चलता रहता है, उसका सपोर्टिंग मटेरियल जो है आपको सजेस्टेड रीडिंग्स वहां मिल जाएंगे। उसमें कई बार हम लिंक डाल देते हैं, कई बार वीडियो होते हैं, कई बार स्टडी मटेरियल होता है, पीडीएफ होता है। तो इसलिए उससे जुड़ जाइए, तो उससे आपका पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप किसी गाइडेंस में हैं। केवल आप यहाँ लेक्चर सुनेंगे तो फिर वो अधूरा रहेगा, सब मटेरियल नहीं मिल पाएगा ना आपको। तो उससे जुड़ जाइए, उसमें जोड़ देंगे। तो आप देखिए, उसको पूरा देखिए। दीकुओं के खिलाफ करते हैं उलगुलान। उलगुलान यूपीएससी ने पूछा था पिछले साल कि बिरसा के आंदोलन को क्या कहते हैं, उलगुलान क्या था, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। तो ये उन्हीं लोगों के खिलाफ है जिनके खिलाफ ये किसान बैठे हुए थे अभी। तो आप जबरदस्ती बुढ़िया को सड़क पार करवा रहे थे। मैंने बताया थी कहानी ना, एक बुढ़िया को उसी दिशा में जाना था, उसका घर वहीं था। अब एक आदमी ने कहा कि कोई भी अच्छा काम, नेक काम रोज करना चाहिए। तो एक युवक गया और उसको कहा कि आओ, मुझे किसी ने कहा, मेरे गुरु ने, कि सड़क पार करा दिया करो किसी को, ऐसे किसी आदमी को, आओ मैं सड़क पार करा देता हूँ। उसने कहा मुझे इधर ही जाना है मेरा घर नहीं है, मुझे उधर नहीं जाना। तो किसानों की जो है 3 कानून बनाने के वो उधर ले चले गए मोदी जी। अब वापस छोड़ना पड़ा इधर। उन्होंने कहा मैं माफी चाहता हूँ, आपका घर उधर ही था। बोले इतने दिन से यही तो कह रहे थे। तो बोले ठीक है, वापस छोड़ के आते, माफी चाहते हैं। तो बुढ़िया को सड़क पार कराने गए थे, तो कोई मतलब नहीं था उसका। ऐसा परोपकार नहीं करना, जबरदस्ती का परोपकार, जिसमें और समस्या खड़ी हो जाए। 700 लोग मर गए इस बीच में सड़क पार कराना, 700 लोग मार डाले। तो दुर्बुद्धि की पराकाष्ठा है, मूर्खता की पराकाष्ठा। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ मूर्ख का प्राइज दिया जाए तो यहां दिया जाना चाहिए इस काम में। और दुष्टता की भी, मूर्खता और दुष्टता दोनों की पराकाष्ठा है ये। और असंवेदनशीलता की भी, सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज नहीं है। तो जब पढ़े लिखे लोग नहीं होते तब ये सब समस्याएं आती है। मैं बार बार बताता हूँ, ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए, वोट के हिसाब से तो आपका एक कॉन्शियसनेस तैयार होगा। अगर आप हिंदू हैं तो बीजेपी को वोट देंगे अधिकांश लोग, क्योंकि आप लोगों को खतरा महसूस होगा, है ना, कि हमारी बहन बेटी भाग जाएगी और फलाना हो जाएगा, हमारे घर में मुसलमान घुस जाएंगे और ऐसा ऐसा, मतलब कई तरह के डर लगते हैं।
तो कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तो आपको बीजेपी की तरफ ले जाएगा। तो वो मैं नहीं कह सकता कि आप वोट कहां देंगे, आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि भी आपको पसंद आ सकता है। कांग्रेस का हो सकता है कि आप किसी काम को लेके गए हों और उसने भगा दिया हो अहंकार में। बहुत अहंकार आ गया था ना कांग्रेस को भी लंबे समय तक सत्ता के कारण, तो नेता जो है वो भगा देते थे। अच्छा हम तुम्हारे अब सिग्नेचर करेंगे और तुम कहोगे तब करेंगे, भागो यहां से। मतलब लोग है ना बहुत परेशान थे कांग्रेस के नेताओं से। ऐसे ही थोड़ी कांग्रेस से मोह भंग हुआ है कि मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है इसलिए सब लोग इधर आ गए, उधर बहुत दुखी भी हो गए थे। उन लोगों के अहंकार, मैंने अभी आपको बताया नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से खुद दिग्विजय सिंह, वो तो क्या इतना कुछ बोल चुके हैं कि वो जा नहीं सकते, इसलिए वो चले गए। तो लेकिन दोनों के अहंकार जो है बहुत जबरदस्त है, कांग्रेस नेताओं के अहंकार भी बहुत। इसलिए पार्टियां और ये सब तो क्या है, कई बार निजी विषय भी हो जाता है कि आपके पिताजी का ट्रांसफर कांग्रेस ने किया ही नहीं, बीजेपी ने आकर के, वो पहले 60 किलोमीटर अप डाउन करते थे, परेशान थे, बीजेपी आई, आपके पिताजी आपके शहर में आ गए, अब आपको रोज 5 बजे घर आ जाते हैं, 10 बजे ऑफिस जाते हैं, 5 बजे घर आ जाते हैं। पहले देखते हुए पिताजी टिफिन बना के सुबह 6 बजे निकल रहे हैं, कांग्रेस वालों के चक्कर लगा रहे हैं, कर ही नहीं। तो वोट तो कई कारणों से दिया जाता है, निजी कारणों से भी, इमोशनल भी होते हैं, नेता भी अच्छा होता है कई बार, उसके लिए नहीं है। लेकिन एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है हिंदुओं का बीजेपी की तरफ जाता है, अब ये सहज रूप से जाता है, वो एक फ्लो है ना। लेकिन नेताओं की भी जिम्मेदारी होती है कि पढ़े लिखें, थोड़ा सा समझदारी रखें, और पहले नहीं पढ़े गलतियां की तो अब पढ़ लो, थोड़ा सा कोई टीचर रख लो, ट्यूटर रख लो, समझो उससे कि क्या सिचुएशन है, क्या है, क्या करना चाहिए। हमेशा ऐसे गलत चीजें करने से फिर बदनामी होती है, और उन लोगों को भी मन मार के ही वोट देना पड़ता है, उत्साह से नहीं दे पाते हैं। उत्साह से वोट दें आपको लोग, दिल से चाहें, उसके लिए थोड़ा ज्ञान वर्धन भी करना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा सुझाव है, और कुछ नहीं है। चलिए, तो वहां जो मैं बात कर रहा था आपको ओरिएंटलिज्म में, तो ये जितना भी आपका पुनर्जागरण काल है, ये कहां से निकल के आया? ये जागरण से निकल के आया। जागरण के बाद हम सोए, प्रसुप्त हो गए थे, डोरमेंट स्थिति में चले गए, डोरमेंसी में गए, और डोरमेंसी से निकल करके हम आए जब हम लोगों ने देखा कि जो अंग्रेज गवर्नर जनरल आ रहे हैं, और जो हमारे सामने एक के बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट आ रहे हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ मैसेज है। प्रत्येक चार्टर एक्ट में एक मैसेज है। अगर आप चार्टर एक्ट देखोगे 1793 का, और 1773 में आप रेगुलेटिंग एक्ट देखते हो, 1784 में फिर आप पिट्स इंडिया एक्ट देखते हो, 1793 में आप पहला चार्टर एक्ट देखते हो, फिर 1813 में देखते हो, 1813 में, फिर 1833 में। तो इनके एक एक चार्टर एक्ट का एक एक मैसेज है, क्योंकि उधर ओरिएंटलिज्म चालू हो गया और उसमें लिबरल थॉट आने लगे। इसलिए 1813 में आप देखते हो कि धर्म विभाग होगा और 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे शिक्षा के लिए और इसके लिए, तो धर्म विभाग होगा, यानी कि क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से ऑर्गेनाइजिंग तरीके से भारत में लाया जाएगा और लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाएगा। तो इसका मतलब कुछ गवर्नर जनरल इसका काम करेंगे, और इसका मतलब ब्रिटेन उस दिशा में सोच रहा था कि भारत में धर्मांतरण होना चाहिए। अब भारत में धर्मांतरण क्यों होना चाहिए? तो ऐसा कुछ लोग सोचते थे यूरोप में कि ये जो जातियां जो क्रिश्चियन नहीं है, उनके अंदर प्रेम, दया, करुणा नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह तो प्रेम, दया, करुणा, मर्सी के उसके देवता है, और इन लोगों में है नहीं। तो हम इनके अंदर विकसित करें। ये बर्बर जातियां, बार्बरिज्म है, यानी जंगली जातियां, इनको अभी इंसान बनाना चाहिए, इन लोगों को इंसान बनाना चाहिए, इसलिए इनको क्रिश्चियन बनाओ। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज थी, धर्मांतरण, और इसी के खिलाफ उठ खड़े हुए थे बिरसा, धर्मांतरण के खिलाफ और तमाम चीजों के खिलाफ। हालांकि उसमें इतना आता नहीं है, अगर आप महाश्वेता देवी का उपन्यास पढ़ेंगे जंगल के दावेदार, तो वहां बिरसा के लिए ये नहीं आता, ये वाली बात कि वो धर्मांतरण के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, वो अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, ये तो ठीक था, लेकिन धर्मांतरण के लिए उतना आता नहीं। अब बीजेपी ने अभी जो हाईलाइट किया है जनजाति दिवस में, वो उसमें वो उसी को हाईलाइट कर रही है, किसको, कि वो धर्मांतरण के खिलाफ थे। तो अब ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा है कि नहीं, बाकी अभी उसका साहित्य और पढ़ा जाना, मेरे द्वारा भी नहीं पढ़ा गया, क्योंकि मैंने भी 1 या 2 उपन्यास पढ़े हैं और 1-2 किताबें पढ़ी है, तो उस आधार पे। और बाकी आप हिस्ट्री की बुक में जाते हैं तो एक पैराग्राफ में बिरसा खत्म कर देते हैं वो,
तो बहुत कम जानकारी है। मुंडा आंदोलन जिसको बोलते हैं, मुंडा विद्रोह सब जगह पूछा जाता है, एमपीपीएससी भी पूछता है, उधर भी पूछता है, अनसॉल्व देखोगे तो आपको मिलेगा, मेंस में भी पूछते हैं, लेकिन उसमें एक पैराग्राफ ज्यादा से ज्यादा आधा पेज, इससे ज्यादा जानकारी नहीं होती। लेकिन आप डीप में रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि ऊपर इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अभी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। तो धर्मांतरण करने के लिए एक स्पेशल, तो ये जो विचारधारा है कि हिंदू धर्म जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और ईसाई धर्म श्रेष्ठ है और इन लोगों को अब जनजातियों से और जनजाति और आदिवासी धर्म से किधर लाना चाहिए, ईसाई बनाना चाहिए, तो ये पूरा 1813 का चार्टर एक्ट और उसके लिए बजट और शिक्षा पे खर्च करना, शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करना उस जमाने में, शिक्षा पे खर्च करना मतलब भारत के बजट से खर्च करना, भारत में जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाएगा, टैक्स कलेक्ट करेंगे, उसमें से 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च कर। और 1833 में तो आप जानते हैं मैकॉले जो है वो पूरी तरह से लॉ मेंबर बन जाते हैं, और मैकॉले को लिबरलिज्म के लिए जाना जाता है, उदारवाद के लिए जाना जाता है। अभी मैंने आपको एक सिद्धांत बताया था ना, ओरिएंटलिज्म, तो मैकॉले को जाना जाता है क्योंकि वो कानून बनाते हैं, और आईपीसी हम आज भी यूज करते हैं वो मैकॉले का है। तो आईपीसी, सीआरपीसी जैसे इंपॉर्टेंट कानून जो हम लोग देखते हैं ना, वो सब उस समय के उद्भव हुआ है। और हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था, काम कैसे होगा, कोर्ट में काम कैसे होगा, तो उनको लिबरलिज्म के लिए जाना जाता है कि ज्यादा से ज्यादा उदारता होनी चाहिए, उदारवाद, मैकॉले। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि मैकॉले की शिक्षा नीति ये थी कि वो शरीर से चाहे वो काला रहे लेकिन दिल से अंग्रेज बन जाए, ये शिक्षा नीति थी। लेकिन अगर मैकॉले की शिक्षा नीति नहीं होती तो आपका पुनर्जागरण इस रूप में नहीं होता, क्योंकि बाद में जितने भी नेता मिले आपको स्वतंत्रता संघर्ष के, वो तो मैकॉले की वजह से ही मिले। अगर अंग्रेजी ढंग से शिक्षा नीति नहीं होती और भारत में जगह जगह पर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नहीं होते और वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही अगर एजुकेशन हो रहा होता, तो फिर हायर एजुकेशन भी अगर वर्नाकुलर में होता तो क्या क्वालिटी होती है उसकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या क्वालिटी होती। ना आपको सर सैयद अहमद खान मिलते, हालांकि सर सैयद अहमद खान नहीं मिलते तो पाकिस्तान नहीं होता। पाकिस्तान की सीधी जड़ जो है वो सर सैयद अहमद खान है, अलीगढ़ आंदोलन वाले, वहां से उद्भव होता है पाकिस्तान का, नहीं तो पाकिस्तान की विचारधारा ही नहीं होती। तो फिर आपको स्वामी विवेकानंद भी शायद नहीं मिलते, और शायद आपको फिर आप कहते कि नहीं वो तो संस्कृत पढ़ के भी हो जाता, तो फिर वो अमेरिका में प्रवचन देने नहीं जाते, क्योंकि अमेरिकन कैसे समझते, बात समझ में आई ना। तो ये सब चीजें तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की वजह से। और गांधी भी अगर बैरिस्ट्री करने अगर वहां नहीं जाते तो दक्षिण अफ्रीका क्यों जाते, और दक्षिण अफ्रीका नहीं जाते तो मोहनदास ही रह जाते, महात्मा नहीं बन पाते। और जवाहरलाल नेहरू को तो इंग्लिश मीडियम की वजह से ही प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि पटेल जी का थोड़ा सा कमजोर था। पटेल जी हिंदी मीडियम के तो नहीं थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि अंग्रेजी अच्छी थी नेहरू की, इस वजह से वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन दिनों में नया नया देश बनाना था, तो बाहर डील करना जिसको आता है तो उसी को बनाएंगे। तो बाहर डील करने के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी थी, क्योंकि नया देश बनाना है। अभी तो बना बनाया तो महोदय हिंदी में भी बोल देंगे तो चलेगा। ठीक है, अब उनको क्या समझ में आता है, इनको क्या समझ में आता है, भगवान ही जाने। लेकिन उस समय में तो जरूरी था अंग्रेजी, और कम्युनिकेशन का टोन और सारा एक्सेंट और वही वाला जाना चाहिए एग्जैक्ट, नहीं तो उसको हल्का समझेगा। तो बने बनाए वाले में दिक्कत नहीं है, पहली बार बनाना है तो दिक्कत है। तो इसलिए पटेल जी को जो है वो कई लोगों ने, मैंने पढ़ा है, अब वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी निकल जाए तो भगवान मालिक है, पता नहीं। अभी कुछ भी चीजें पढ़ते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि ठीक है कि इसको अभी क्रॉस चेक करना है ना। इसलिए इंटरनेट पे तो पढ़ते हैं तो डर ही लगता है, किताबें जब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक है। इंटरनेट पे पढ़ना तो बड़ा खतरनाक है। तो इंटरनेट से पढ़ के जो है आप कभी भी डिजिटल जो आप कोई भी बुक ऐसा पढ़ते हैं उससे पढ़ के कभी भी यूपीएससी नहीं निकाल सकते, ध्यान रखिए। मौलिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी आपको, ऑथेंटिक बुक्स, उसी से जाएगा। ठीक है, तो आपको कारण समझ में आ रहा है। तो मैकॉले का याद रखिएगा, 1833 का। और 1853 में आकर के जब आते हैं तब तो काफी छूट हो जाती है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन वहां उनको एक चीज समझ में आ जाती है, 1857 की क्रांति की कुछ भनक जो है एक तरह से लगने लगती है।
भनक लगने लगती है कि अब 20 साल के लिए वो चार्टर एक्ट नहीं बनाते। 53 वाले में वो पहले से ही बोल देते हैं कि 20 साल के लिए नहीं दिया जा रहा आपको। तो आप कहेंगे कि फिर ये तो गवर्नर जनरल, वायसराय जितने भी थे ये तो बहुत महान लोग थे क्योंकि एक विचारधारा लेके आते थे। नहीं, ये चालबाजी थी। आपके धर्म और विज्ञान को वो इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि आप पे अच्छे से शासन कर सके। मैंने अफ्रीका की वो लेवी स्ट्रास की किसकी कहानी सुनाई थी, कौन थे मैं नाम भूल गया, फ्रायड थे शायद, फ्रायड नहीं, वो कोई थे, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहानी लिखी थी। कहानी नहीं थी, रियल घटना है कि वो 3 स्वर्ण जड़ित स्टूल वाला, कि अफ्रीका के खदानों में जो सोना था उसको खोदने के लिए यूरोपियंस गए। यूरोपियंस जब वहां सोना खोदने के लिए गए तो वहां की ट्राइब्स ने खोद खोद के दे दिया। उन्होंने कहा आप क्यों परेशान होते हैं, आपसे नहीं खोदा जाएगा, हम तो खोदते रहते, आप ले जाओ, कितना ले जाना है, बहुत है हमारे पास। उन्होंने कहा ये दे दो खोद के, बोले आओ ले जाओ। तो वो खोदते रहे, वो ले जाते रहे, ले जाने कितने उस जमाने में गाड़ियां भर के ले गए होंगे, वो घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी उनके पास रही होगी, यूरोप ले चले गए। उनमें से एक यूरोपियन जो था उसकी निगाह एक स्टूल पे पड़ी, 3 पैर वाला एक स्टूल था जिसपे उनका मुखिया बैठता था, और वो सेरिमोनियल स्टूल था, यानी कि जब कभी कोई एक फंक्शन होता था, जुलूस टाइप कुछ उनके समाज का निकलता था ट्राइब्स में, तो वो ट्राइबल जब उनका कोई उत्सव होता था उसमें वो मुखिया जो है उस स्टूल पे बिठा के उसको घुमाया जाता था। तो स्वर्ण जड़ित स्टूल पे उसकी निगाह पड़ी तो उसने सीधा वो स्टूल उठाया और उसको भी गाड़ी में डाल दिया, बोले इसको मैं ले जाऊंगा। तो उसके लिए संघर्ष होने लगा, सारे ट्राइब्स के लोग आए और उन्होंने हंगामा किया और भगा दिया यूरोपियंस को, और स्टूल छीन लिया और पीटा भी बहुत, और सोना भी छीन लिया। तो ये होता है जब आप एडमिनिस्ट्रेटर हो और आपको लोगों की समझ नहीं है, भावनाओं की समझ नहीं है, तो फिर पिटाई खाते हो, है ना। किसान कानून में हुआ कि नहीं तो यही है, आपको भावनाओं को समझना पड़ेगा, उसके हाथ नहीं लगाना, किसके, सेंसिटिव चीज के, फिर आप उसका सब कुछ लूट लो, है ना। मार्क्स यही तो कहता है, धर्म एक अफीम है, उसको खिलाओ और उसका सब कुछ लूट लो, उसको और कुछ नहीं चाहिए, धर्म चाहिए, लोगों को धर्म चाहिए। कार्ल मार्क्स यही कहते थे। तो ट्राइब्स को क्या चाहिए था, अपना स्टूल, अब जबकि वो कितना सोना खोद के दे रहे थे और उसमें आप माला माल हुए जा रहे थे, लेकिन आपने गलत जगह हाथ डाल दिया तो ये वाला जो सिद्धांत है, ये अंग्रेजों को फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने समझाया कि भारत जा रहे हो, वहां के धर्म में, संस्कृति में हाथ मत डाल देना। गलती हो गई 1857 में, ग्रीस वाले कारतूस जो है वो पकड़ा दिए, और फिर बोल भी दिया हम भी तो खाते हैं, हम गाय भी खाते हैं, हम सुअर भी खाते हैं, क्या दिक्कत है, तुम भी खाओ। अब ये बड़ा सेंसिटिव मामला था हिंदुओं को कहोगे तुम गाय खा सकते हो, मुसलमानों को कहोगे तुम सुअर खा सकते हो, तो फिर वो आपको मजा चखाएंगे। तो 1857 हो गया, आ गया समझ में। एक गलती वही स्वर्ण जड़ित स्टूल वाली, ये इधर ये वाली। तो प्रशासक को बहुत ध्यान रखना चाहिए कलेक्टर को बहुत ध्यान रखना चाहिए। इंदिरा गांधी ने ध्यान नहीं रखा, सिख लोग बहुत कट्टर थे, स्वर्ण मंदिर में जूते पहन करके चले गए। स्वर्ण मंदिर में बताया यहाँ आतंकवादी छुपे हुए। देखो, आतंकवादी इसलिए छुपे हैं, उनको मालूम है कि यहाँ पर फौज नहीं आएगी क्योंकि जूते पहन करके अंदर आते नहीं, तो आप जूते खोल देते, मत्था टेकते हैं, तो सब लोग वहां पर वो चढ़ाते हैं, सिर पे भी रुमाल रखते हैं और खुले सिर नहीं जाते हैं कभी भी किसी भी गुरुद्वारे में। और इस तरह से जूते पहन के तो आप गुरुद्वारे में जा ही नहीं सकते, बहुत पवित्र परिसर माना जाता है। सिख उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आतंकवादी छुप जाए अंदर, आप जा नहीं सकते, धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। आतंकवादी इसीलिए वहां जाकर के छुपे। ये तो आतंकवादियों को भी चाहिए कि हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी, तो हमें यहाँ नहीं छुपना चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया कि नहीं नहीं घुसो, तुम तो आतंकवादियों को समाप्त करो। वही स्वर्ण जड़ित स्टूल हत्या हो गई उनकी। ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं उसको, जो स्वर्ण मंदिर में घुसे थे। प्रशासकों को ध्यान रखना चाहिए, लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। किसान लोग जमीन को माँ कहते हैं, तुम कहोगे इसको किराए पे देंगे, माँ को किराए पे देगा कोई? किसान को यूं ही अच्छा लगता है, वो यूं ही सुबह में उठ करके ऐसे ही चक्कर लगा के आता है एंड तक, जहां तक उसकी जमीन है यूं ही घूम के आता है, ऐसे ही सुबह सुबह या शाम को, कि ये पूरा मेरा है, उसको ऐसा लगता है। तुम उसको कहोगे कि ये अंबानी का हो जाएगा, अडानी का होगा कुछ 5 साल के लिए, और फिर वो कहेगा वो बोऊंगा मैं,
मेरी इच्छा होगी मैं बोऊंगा, मेरी इच्छा होगी उसको बेचूंगा, नहीं तो मैंने यहाँ पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, नहीं बेचता मैं। कई किसान बहुत स्वाभिमानी होता है, किसान कौम जो होती है ना बहुत स्वाभिमानी है, और उनकी भावनाएं जुड़ी होती है उस जमीन के साथ में। आप इमोशन के साथ खेलोगे तो वो निपटा देंगे। ये बहुत अलग फील्ड है, ये प्रशासकों को समझना पड़ेगा। आप उसको कमोडिटी नहीं समझ सकते, वस्तु नहीं समझ सकते, इसलिए तो यहाँ अन्नदाता कहते हैं उसको। आप उसको कहोगे तुम अनाज के व्यापारी हो, बोलो उसको, बोल के देखो अनाज के व्यापारी नहीं, क्यों? पैसा तो कमा रहा है तो वो व्यापारी है क्या? नहीं, व्यापारी नहीं है, आप दाता हो, अन्नदाता हो। किसान की अलग इमेज हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से उसको फिल्मों में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बल्कि भगवान के मंदिर से भी ज्यादा। एक मनोज कुमार की फिल्मों में देखोगे तो वो तो बोलता है ना खेत में मिलेगा ना खलिहान में मिलेगा, यानी वो भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, वो खलिहान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। तो राम मंदिर का विरोध हो गया। मनोज कुमार का गाना देखो जाके, कौन सी मूवी थी, मूवी का नाम, वो खेत में मिलेगा, वो खलिहान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। और आप काम कर रहे थे, राम मंदिर में पूजा कर रहे थे, वहां राम मंदिर बना रहे थे, शिलान्यास किसका कर रहे थे? राम मंदिर का। और गाना कौन सा बना हुआ है भारत में? वो खेत में मिलेगा, और राम कहाँ मिलेंगे? खेत में, खलिहान में, किसान में, वहां बैठे हुए राम। तो ये हमारे देश के गाने थे, ये हमारे देश की संस्कृति थी, ये हमारे देश की फिल्में थी, ये साहित्य था, स्वतंत्र संघर्ष की ये गाथा है पूरी की पूरी, और इस पे लिखी गई है पूरी स्क्रिप्ट। पूरा फ्रीडम स्ट्रगल इसी के ऊपर है। आप भटक गए, आपको लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब पॉलिटिक्स तो चलती है, पॉलिटिक्स तो कुछ लोग इसी को मानते हैं, तो कुछ वोट इससे मिलेंगे, कुछ वोट इससे मिलेंगे, लेकिन बहुत खतरनाक चीज है। खास करके एलपीजी के आने के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो आया और द्वितीय श्रेणी के आर्थिक सुधार आए, इसके बाद पूरा माहौल बदल गया और लोगों को लगने लगा हर चीज कमोडिटी है, हर चीज बिकनी चाहिए। हम लोग, टीचर का लड़का हूं मैं, मेरे पिताजी शिक्षक थे, हमारे घर के सामने से जो किसानों की गाड़ियां निकलती थी उपज की, तो वो ऐसे ही फेंक के जाते थे हमारे घर के सामने कि ये हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं, इनको ये चीज ऐसे ही मुफ्त में मिलनी चाहिए। तो अगर वो मूंगफली लेके जाते थे तो मूंगफली फेंकते हुए जाते थे घर पे। हमारा घर बिल्कुल एकदम रोड पे था, तो रोड तो नहीं होता था, गांव में एक वो होती थी कच्चा रास्ता होता था, जो खेत से लोग जब गांव में प्रवेश करते थे तो वहीं से अपनी गाड़ियां, बैलगाड़ियां वगैरह लेके, ट्रैक्टर वगैरह लेके निकलते थे, गांव में घुसते थे। सब्जी वाला सब्जी दे जाता था, अनाज वाला अनाज दे जाता था, मूंगफली वाला मूंगफली दे जाता था। उस जमाने में सोयाबीन और ये फसलें तो उतनी नहीं होती थी, लेकिन भुट्टे आते थे, गेहूं की बालियां जो होती है, ज्वार का जो एक वो होता है बंच, ऐसे डाल के जाते थे कि, और वो मुस्कुराते हुए जाते थे और उनको बहुत दिल से बहुत अच्छा लगता था। बहुत बड़ा दिल होता है उन लोगों का। किसान जो है बहुत बड़े दिल के होते हैं, वो व्यापारी नहीं है, वो कंजूस नहीं है, वो हम जैसे और आप जैसे। एलपीजी के बाद जो ये संतानें पैदा हुई है 93 के बाद, और ये सब जो जिन लोगों ने दुनिया देखी नहीं है अभी, किसानों को देखा नहीं है, किसान बहुत अलग चीज है। और खास करके गुजरात में तो हर आदमी बनिया टाइप ही होता है, तो हर चीज को वो सोचता है कि हर चीज दुकान पे मिलती है और हर चीज का सौदा किया जाए। ऐसा नहीं होता, माँ का सौदा नहीं होता, बहन का नहीं होता, मिट्टी का नहीं होता, जमीन का नहीं होता, कृषि उपज को अलग माना जाता है। वहां तो अमूल भी है, तो उसका दूध बेचना, जो कई जब किसी समय में तो दूध बेचना और ये सब अपराध जैसा था कि गौ माता का प्रसाद है, तो ये तो मतलब सबको निःशुल्क वितरित किया जाना चाहिए, तो मंदिर है। मैंने टोडा जनजाति बताई आपको, तो वो तो अब व्यवसाय करने लगे, लेकिन टोडा जो है भैंस को माता जैसे मानते हैं, उनका भैंस, उसको दुग्धालय मतलब मंदिर है उनका, टोडा लोगों का तमिलनाडु में। सेक्रेड एरिया है, पवित्र कॉम्प्लेक्स है, और वहां महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। वहां मतलब ये है कि केवल पुरुष पुजारी प्रवेश कर सकता, उसको पुजारी कहा जाता है। जो दूध निकालता, मिल्कमैन जो होता है, वो मिल्क हार्वेस्ट करने वाला पुजारी कहलाता है, प्रिस्ट। उसको नहा धो करके, बिना चप्पल के और सब साफ कपड़े पहन करके फिर भैंस का दूध निकालने के लिए जाना पड़ता है। गाय को भी माँ नहीं हो तो भैंस को माँ मानते हैं, भैंस को भगवान मानते हैं।
ये है एंथ्रोपोलॉजी, ये है सोशियोलॉजी। जब आप सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हो तो आप भारतीय संस्कृति को पढ़ते हो, उसकी आत्मा को समझने की करते हो, उसके मेन एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हो। फिर आप जब लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझ पाते हो तो आप अच्छे कलेक्टर बनते हो। नहीं तो आपको लगता है मैं कलेक्टर हूं, मुझे कौन रोक सकता है, और किसी के पूजा स्थल में छापा मारा और एक ने मंदिर बना रखा अपने घर में, तो बोलेगा तेरी चेकिंग वेकिंग मैं निकालता हूं, रुक जा अभी। वो जो धोएगा ना जितना कलेक्टर को, वो भूल जाएगा अपना सारा ये जो है वो सब चीज में कॉपरेट कर लेगा। आप छापा डालो, उसके यहाँ ब्लैक मनी निकालो, उसके यहाँ कुछ अगर ये ड्रग्स है तो ड्रग्स निकालो, जो आपको रिकवर करना है करो उसके यहाँ। लेकिन उसके यहाँ जब मंदिर बना रखा है उसने, ये जिसमें श्रद्धा है उसकी, है ना, जैसे आप कई देखे फिल्मों में देखते हो, आप छापा पड़ता है तो ये फेंक दिया, वो फेंक दिया, अलमारी से ये निकाला, वो निकाला, ऐसा मंदिर के साथ मत कर देना कभी। उसका जहां उसके पूर्वजों की तस्वीर लगी हुई है, इसके पीछे तो कुछ नहीं है, उसको हटाया, वो फेंक दिया, पूर्वज उधर चले गए तो तुम उधर जाओ। एंथ्रोपोलॉजी बहुत खतरनाक चीज है। मैंने इसलिए बताया कि दरअसल आपको लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनके इमोशंस, उनके फेथ, उनका विश्वास किसके प्रति है। हालांकि ये पार्टी बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए वो समय समय पर करती रहती है हिंदुओं के लिए, लेकिन ये अलग चीज है, ये वोट पाने के लिए हो रहा है। मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूं, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना, क्योंकि अंग्रेजों ने भी रखा था और जो नहीं रख पाए उनकी हालत खराब हो गई। तो कैसा लगा आज का चैप्टर आपको? ठीक है, थोड़ा कॉमेडी टाइप था। ठीक है, चलिए कल बात करेंगे। और ओम